अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और हमारे शो का इंतज़ार कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे होंगे। अच्छा जी, आज शो का आगाज़ करते हैं और शो के आगाज़ में ही जो है वो बात करते हैं फ़िटनेस से रिलेटेड। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा और हमारे शो पे भी बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स को सुना होगा जो कि फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं और जो कि बहुत सारी बात कर रहे होते हैं इस हवाले से कि भाई अपने आप को फ़िट रखना चाहिए और मोटापा जो है उसको दूर करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी डाइट प्लान होते हैं जो कि लोग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आजकल जो है ना, लोग बड़ा इम्प्रेस हुए हैं। हमारे एक बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिशियन हैं जिनका नाम है बिलावल भुट्टो ज़रदारी। उन्होंने मतलब मैजिकली जो है अपना वेट किया है रिड्यूस, और उसके बाद बहुत सारे लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या टिप है, आपने क्या किया है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कोई बहुत लंबी चौड़ी कोई एक्सरसाइज की होगी, कोई बहुत लंबी चौड़ी जो है वो प्लानिंग की होगी कि किस तरीके से मैंने अपना वेट रिड्यूस करना है। लेकिन समहाउ बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है इस हवाले से उन्होंने अपना डाइट प्लान जो है वो शेयर किया। और जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को देखा लोगों ने कि अभी वो जिस सिफारती महाज पर गए और जिस तरीके से उन्होंने सिफारती महाज पर जाने के बाद वहाँ पर लोगों को इम्प्रेस किया, और जैसे ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो एक पर्सनैलिटी है, पहले भी उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, अभी भी उनकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत अच्छी है। तो जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दबंग एंट्री दी और उसके बाद लोगों ने उनसे उनकी फ़िटनेस का राज पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैं जो हूँ ना वो क्या करता हूँ, मैंने रोटी और मीठी चीज़ें खाना छोड़ दी हैं। तो ये डाइट प्लान है जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, जो कि उन्होंने शेयर किया आवाम के साथ में। और उन्होंने बताया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रोटी और मीठी चीज़ें खाना छोड़ दी हैं, इसके अलावा वो अपने आप को फ़िट रखते हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं और आप भी रोटी और मीठी चीज़ें खाना छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वाकई एक बड़ा परफेक्ट सोल्यूशन है। और जब आप किसी ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी को या किसी पॉलिटिशियन को या प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी को जो है जब आप देखते हैं, जब आप सोचते हैं उनके बारे में कि भाई वो किस तरीके से अपना वेट रिड्यूस कर रहे हैं, और जो झटपट उन्होंने बताया है कि भाई ये मेरा जो है वो सीक्रेट है, उसके बाद बहुत सारे लोग अगर चाहें तो बहुत सारी मीठी चीज़ें और रोटी खाना जो है वो छोड़ सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। अब उन्होंने जो है वो अपना ये एक शॉर्ट एंड स्वीट प्लान बताया है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा प्लान कंटिन्यू तब करना है, इसको फॉलो तब करना है जब आप अपनी सेहत और अपनी दीगर चीज़ें जो हैं वो देख लें, और उसके बाद फिर आप इसको कंटिन्यू करें। अच्छा जी, अब एक और चीज़ जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बड़ा कॉन्शियस होते हैं अपने दांतों की सफाई के लिए, मुंह की सफाई के लिए, और होना भी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि वो ब्रश कर रहे होते हैं और 99% लोग जो होते हैं उनका ध्यान हमेशा इस बात पर होता है कि भाई हमें जो है वो अपना माउथ वॉश साथ में रखना है, अच्छे से ब्रश करना है, और फिर जो है वो ब्रशिंग करके अपने दांतों को जो है वो साफ़ रखना है, उसकी सेहत का ख्याल रखना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ये नहीं सोचते कि रोज़ाना ब्रश को कैसे साफ़ करना है, क्योंकि आप रोज़ाना तो ब्रश चेंज नहीं करते हैं, आप 15 दिन में, 10 दिन में, मंथ में अपना टूथब्रश चेंज करते हैं। लेकिन सारा दिन आपका टूथब्रश जो है जिस जगह पर होता है, कई सारे ऐसी जर्म्स होते हैं, तो आपने अपना टूथब्रश कैसे साफ़ करना है। टूथब्रश साफ़ करने के लिए आपने करना ही है कि आपने टूथब्रश लेना है, बेकिंग सोडा लेना है और सिरका लेना है, और उसके बाद आपने टूथब्रश को उस बेकिंग सोडा और सिरके वाले पानी में डुबो देना है, और उसके बाद आपने अपना टूथब्रश धोना है, और धोने के बाद फिर आपने अपना टूथब्रश जो है अपने दांतों के ऊपर यूज़ करना है। इससे आपका जो टूथब्रश है उसके ऊपर जो जरासीम है वो भी साफ़ हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये होता है कि जी टूथब्रश के ऊपर जो कवर होता है वो लगा के रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपना टूथब्रश साफ़ करना चाहिए। और ये तरीका है टूथब्रश साफ़ करने का, और ये वो तरीका है कि लोग कहते हैं जी हम ठंडा पानी भी पी रहे हैं, हम कुछ गर्म भी नहीं खा रहे हैं, हम दांत भी जो है वो 2 टाइम साफ़ कर रहे हैं, लेकिन ब्रश तो साफ़ नहीं कर रहे ना जनाब। तो आपने अपना ब्रश भी साफ़ करना है और अपने दांत भी साफ़ करने हैं। चलिए जी, ये तो हो गई हमारी आज इंट्रो टिप्स जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। अब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जी जिस तरीके से हानिया आमिर के बारे में कहा जा रहा है कि वो हज पर गई हुई हैं और अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे, और इस हवाले से बहुत सारे उनके फ़ैन्स हैं जिन्होंने उनको बेस्ट विशेस भी दिए। वहीं पहली हज परवाज़ जो है हुज्जाज कराम का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं ये वो मनाजिर हैं कि ये हज की वो पहली परवाज़ है जो कि वापस आई, तो हुज्जाज कराम जो थे उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अच्छा जी, हस्ब रिवायत इस बाबरकत मौके पर
परवास के इस्तकबाल के लिए एक पुरवकार तकरीब जो है वो भी मुनक्किद की गई और मौजूद सूबाई वज़ीर बराए औकाफ रियाज हुसैन शाह और डायरेक्टर हज सैयद इम्तियाज़ अली शाह और डिप्टी डायरेक्टर हज गुलजार अहमद सोमरो ने एयरपोर्ट पर हुज्जाज कराम का जो है वो इस्तकबाल किया। और ये बड़े ज़बरदस्त रूह परवर मनाजिर होते हैं कि हुज्जाज कराम जो है वो आ रहे हैं और जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है। अच्छा जी, हज इंतज़ामात से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त करने पर अक्सर हुज्जाज कराम ने हुकूमत की जानिब से फराहम की गई सहूलियात पर इत्मीनान और मसरत का इजहार किया और इन शानदार इंतज़ामात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पहली हज परवास की आमद के साथ ही हुज्जाज कराम की वापसी का मरहला बाकायदा तौर पर भी शुरू हो गया है। अच्छा जी, एक और ख़बर है PIA से ही रिलेटेड और ये खबर कुछ इस तरीके से है कि PIA और कराची के दरमियान जो है वो मुआहिदा हुआ है एयर कराची के दरमियान, यानी PIA और एयर कराची जो है उसके दरमियान मुआहिदा हुआ है। PIA और कराची की तिजारती बरादरी के इश्तराक से कायम होने वाली एयरलाइन एयर कराची के दरमियान जहाज़ों की देखभाल का मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे के तहत एयर कराची PIA से इंजीनियरिंग खिदमात या MRO सर्विसेज हासिल करेगा। मुआहिदे पर CEO PIA एयर वाइस मार्शल आमिर हयात और कराची एयर के चेयरमैन हनीफ गौहर और CEO एयर मार्शल रिटायर्ड इमरान माजिद ने दस्तखत किए। इस मौके पर PIA और एयर कराची के आला हुकाम जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा जी, अब एक और ख़बर एंड इट्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अच्छा, ये खबर कुछ इस तरीके से है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो जा रहे हैं कहाँ पर जनाब, वो जा रहे हैं UAE अरब इमारात का दौरा करेंगे। अच्छा, और क्या ख़ास बात है इस विज़िट की कि वो ये विज़िट करने के लिए जा रहे हैं? डेफिनेटली दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा जो है वज़ीर आज़म के हमरा, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और वफाकी वज़रा और सीनियर अफसरान जो हैं वो भी आला सतह का जो एक वफ़द है वो भी शिरकत करेगा। इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म इमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात करेंगे एंड देन नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार 17 से 19 जून तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जो बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत करेंगे। तो जनाब ये है एक बहुत ज़बरदस्त खबर जो कि हमने आपके साथ में शेयर की। नाउ कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट की। जी हाँ, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट एशिया कप? यस, एशिया कप होने जा रहा है एंड इट विल बी ऑन सितंबर। एग्जैक्टली डेट्स जो आएंगी वो डेफिनेटली हम आपके साथ में शेयर करेंगे। बट खबर कुछ इस तरीके से है भाई कि इंडिया और पाकिस्तान अब कहाँ पर एक दफ़ा फिर से दोनों टीम्स जो हैं वो जलवागर होंगी। तो जनाब एशिया कप भी UAE में होने का इम्कान है। सितंबर में भारत में शेड्यूल एशिया कप के मुत्तहिदा अरब इमारात में खेले जाने का इम्कान पैदा हो गया है। अच्छा जी, इसकी जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि एशिया कप सितंबर में मुत्तहिदा अरब इमारात में मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 साला मुआहिदे के मुताबिक दोनों टीम्स के दरमियान मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। एशियन क्रिकेट कौंसिल जल्द मुत्तहिदा अरब इमारात में एशिया कप करवाने से मुताल्लिक फ़ैसला करेगी। ये है जनाब वो ख़बर जिसके हवाले से जो शायकीन क्रिकेट है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि पाक भारत मैच अब इस सिनेरियो के बाद बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी और अब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आमने सामने हो मैदान में, एशिया कप हो और फिर हम जो है ना ये मैच देखें और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाए। अच्छा जी, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं सेहत की। जहाँ पर बजट आया है और बजट में बहुत सारी जगहों पर, कुछ ऐसी जगहों पर रिलीफ भी दिया गया है जिसके हवाले से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। अच्छा, ये जो परेशानी है वो इसलिए है कि जो ये जंक फूड्स होते हैं, ज़ाहिर सी बात है ये सेहत के लिए ख़तरनाक होते हैं। ऑब्वियसली ये हार्ट के लिए जो है वो ठीक नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर जो बजट है उसके हवाले से रिजर्वेशन का इजहार किया है। किसने, ये मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन का जो का अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पर एतराज़ सामने आया है। 20% FED आयद करने का मुतालबा कर दिया है। अच्छा, गैर सेहत बख्श ग़िज़ाओं से ज़्यादतीस, मोटापा, दिल और गुर्दे के अमराज में जो है वो इजाफा हो रहा है। सनाउल्लाह गुमन साहब जो हैं उन्होंने ये कहा। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन ने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पर 20% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का मुतालबा कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल सनाउल्लाह गुमन जो हैं उनका कहना है कि सेहत के शोबे के लिए बजट में 16% कमी काबिल तशवीश है। मुज़र सेहत ग़िज़ाई मसनूआत पर टैक्स ना लगाना अफसोसनाक है। अच्छा जी, तो ये खबर है और उन्होंने अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स पर कम से कम 20% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का मुतालबा करते हुए कहा कि हर मिनट में एक पाकिस्तानी दिल के दौरे का शिकार हो रहा है। ठीक है, रोज़ाना शुगर से 1100 से ज़ायद अमवात हो रही हैं। शुगर की बीमारी में पाकिस्तान अब पहले नंबर पर आ गया है।
सनाउल्लाह घुमन का कहना है कि गलत ग़िज़ाई आदात से ज़ियाबतीस, मोटापा, दिल और गुर्दे के अमराज में इजाफा हो रहा है। बजट में सेहत के बजाय कॉर्पोरेट मुफादात को तरजीह दी गई है। सेहत के शोबे के लिए बजट में 16% कमी काबिल तशवीश है। SDGs के तहत अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को बजट का हिस्सा बनाया जाए। तो ये तो जी वो तजवीज़ है, वो रिजर्वेशन है जो उनकी जानिब से किए गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ आपके साथ में जो है वो शेयर करते हैं एक ज़बरदस्त सी रिसर्च भी। और दुनिया जो है ना वाकई बहुत आगे निकल गई है। और चीन के तो क्या ही कहने। जी हाँ, चीन में बग़ैर ड्राइवर चलने वाला जो है वो अब ट्रक मुतारिफ़ करा दिया। ये बड़ा ज़बरदस्त ट्रक है जिसका कोई ड्राइवर ही नहीं है और ये बग़ैर ड्राइवर के चलेगा। चीन में बग़ैर ड्राइवर के चलने वाले माइनिंग ट्रक जो है वो तैयार किया गया है। बड़े ट्रक खुद ब खुद मंजिल मकसूद तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। ये देखिए जी, बिना ड्राइवर के, और ये माइनिंग ट्रक हैं और ये खुद ब खुद चलेंगे और ये खुदकार हैं और अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। हुकूमती अहकामात के तहत इन ड्राइवरलेस ट्रक्स में सेफ्टी ड्राइवर मौजूद रहता है। बहुत जल्द इन ट्रकों में सेफ्टी ड्राइवर की ज़रूरत भी नहीं होगी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रक है इसमें क्या होता है कि अभी तो ये चलेंगे खुद, लेकिन एक सेफ्टी ड्राइवर मौजूद रहता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो सेफ्टी ड्राइवर है उसकी भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इसके अलावा जी क्या कुछ है कि ये ट्रक जो है हाईवे पर टोल गेट्स की तरफ बढ़ता है तो ड्राइवर बटन दबाते हैं। वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त बात है। और टोल प्लाजा पर दोबारा कंट्रोल संभाल लेते हैं। ड्राइवर कहते हैं कि बतौर सेफ्टी ड्राइवर मेरा काम दिफा की आखिरी सफ़ का है। अच्छा, मसलन अगर हंगामी हालत हो तो मैं फ़ौरन ट्रक का कंट्रोल संभाल लेता हूँ ताकि सब महफूज रहे। जी ज़बरदस्त जो है काम किया चीन ने कि अब जो माइनिंग ट्रक्स हैं वो भी बग़ैर ड्राइवर के चलेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और सिटी अपडेट्स में शामिल करते हैं। आपको बताते हैं कि जी आलमी मार्केट में सोना महंगा हो गया है। अच्छा जी, वैसे मुझे लग रहा था कि सोना सस्ता हुआ है, लेकिन इट्स अबाउट सोना महंगा हो गया। चलें, आलमी मार्केट में सोने के जो निर्ख हैं फ़ी तोला वो हो गए हैं 600 रुपये और फ़ी औंस जो है वो $6 बढ़ गया है। ऑल पाकिस्तान सर्राफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोने की फ़ी औंस कीमत $6 इजाफे से $3,345 पर हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ सोने की जो फ़ी तोला कीमत थी वो 6,100 रुपये और फ़ी औंस निर्ख में $61 की गैर मामूली कमी रिकॉर्ड की गई थी। तो ये तो हो गए जी सोने के रेट्स। इसके अलावा अब बता देते हैं आपको जी दालों के क्या रेट्स हैं। दालें जो हैं, दाल माश जो है उसके प्राइस क्या हैं, वो है 385। फिर जो है मूंग की दाल के हैं 380। फिर उसके बाद जो मसूर की दाल है उसके प्राइस है 260 और फिर दाल चना जो है वो 280 पर है और काबली चना जो है वो है 350 पर। तो ये तो हो गए दालों के प्राइस। मौसम का हाल जो है वो आपको बताते हैं कि आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा। 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, 1 बजे मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि हम आपको जो है वो बिल्कुल अपडेट कर रहे होते हैं कि जो मौसम है उसके हवाले से बताएं। वैसे ओवरऑल जो मौसम है वो गर्म है, मरतूब है। महकमा मौसमियात ने इस हवाले से जो है वो पेश गोई भी की है कि भाई जो हवाएं हैं, जो गर्द आलूद हवाएं हैं वो भी चल सकती हैं। तो दिन भर मौसम कुछ इस तरह से रहेगा कि 11 बजे रहेगा 33 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 34 सेंटीग्रेड, 1 बजे रहेगा 35 सेंटीग्रेड और 2 बजे रहेगा 36 सेंटीग्रेड। तो ये तो है जी मौसम का हाल जो हमने आपके साथ में शेयर किया। अब बढ़ेंगे हम माल के हाल की जानिब। और माल का हाल जो है वो बहुत सारे लोगों ने सुनना होता है क्योंकि माल के हाल के हवाले से हम आपको अपडेट करते हैं और आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज करते हैं कि भाई आप ज़रूर बताया करें कि करेंसी रेट्स जो हैं वो आजकल क्या क्या हैं। तो करेंसी रेट्स कुछ इस तरीके से हैं कि वी हैव ऑस्ट्रेलियन डॉलर 187, देन वी हैव कैनेडियन डॉलर 21, देन वी हैव यूरो 323, देन वी हैव कुवैती दिनार 922। ये है जी माल का हाल। इसके अलावा यूके पाउंड जो है वो 383 है, सऊदी रियाल जो है वो 75 है, स्विस फ्रैंक जो है वो है 338। इसके अलावा यूएस डॉलर जो है वो 284 है। नाउ वी विल मूव ऑन वेजिटेबल प्राइस। वेजिटेबल्स जो है ना उनके प्राइस कुछ इस तरह से हैं कि सब्ज़ी फरोश जो है वो मनमानी चीज़ जो है वो अब हरबे इख्तियार करते हैं और मनमानी चीज़ों के हवाले से जो है वो अपनी अपनी कीमतें लगा के देते हैं। लेकिन स्टैटिक प्राइस जो है वो आपके सामने। टमाटर केजी 52। इसके बाद जो है वो हमारे पास आलू है, आंखों के लिए बेहतरीन और मुफीद 46। इसके बाद जो है लहसुन है 230। शुमाइला मुझे बताइएगा लहसुन कितना फ़ायदा मंद होता है। अच्छा जी, अदरक जो है वो है 575 और हमने अदरक के भी फ़ायदे बताने हैं ज़रा। गाजर जो है वो 81 पर है और गाजर जो है ब्लड के लिए और आंखों के लिए बड़ा अच्छा रहता है। नज़र के लिए तुरई जो है वो 58 है और लौकी जो है वो भी 58 है। अच्छा जी, इसके अलावा फूल गोभी जो है वो 115 है। देन वी हैव खीरा क्यूकम्बर वो है 58 पर और भिंडी जो है वो 82 पर है। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, अनियन, प्याज जो है वो 29 पर है। अच्छा, ये जो प्याज है ना इसके बड़े सारे फ़ायदे हैं और मीनवाइल आप देखेंगे कि हमारी स्क्रीन पर जो मटन है, चिकन है, अंडे हैं, उनके प्राइसेस जो हैं वो पॉपअप हो रहे होंगे। टिल देन हम प्याज के फ़ायदे की बात कर लेते हैं कि जो प्याज है ना उसके बड़े फ़ायदे हैं।
लोग कहते हैं कि प्याज का क्या फ़ायदा हो सकता है, प्याज हमने सर पर लगाई लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, और प्याज बड़ी बेनिफिशियल होती है, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर करें, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट ना हमेशा रेगुलर किया जाता है। इस तरह नहीं होता कि आपने एक हफ़्ता किया छोड़ दिया, फिर आपने किया छोड़ दिया, तो इससे जो है वो काफ़ी आप डिसऑर्डर्ड भी होते हैं, आपकी एनर्जी भी ज़ाया होती है। तो मेहनत करें कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि कंसिस्टेंसी होना बड़ा ज़रूरी है। जिन लोगों में कंसिस्टेंसी नहीं होती वो लोग कभी भी कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाते। तो कंसिस्टेंसी रखें, और जो बालों की रूट्स हैं उसका ख्याल रखें किस तरीके से कि प्याज का पानी अप्लाई करें। इसके अलावा आपने कस्टर ऑयल जो है तेल वो ज़रूर इस्तेमाल करना है। उससे ये होता है कि आपके बाल लंबे और घने हो जाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं बाल की स्कैल्प पे आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए प्याज का पानी जो है वो परफेक्ट है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रेमेडीज़ है जो आपके साथ में शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब, इस वक्त हमारे जो सेशन है, न्यूज़ सेशन, उसमें हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है, और ये कह सकते हैं कि मेरे फेवरेट करस्पॉन्डेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है। इनमें है महराज भाई और आजिज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक जी जी, अच्छा जी। चलें जी, आजिज़ भाई ने कह दिया हमारा शो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि वाकई हमारा शो जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। आजिज़ भाई जो है वो हमारे बड़े सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं। अच्छा आजिज़ भाई, एक स्टोरी मैं सोच रही थी कि हम स्टार्ट करेंगे आज कुछ के, कोई और अच्छी कोई खबर होगी, कोई अवाम की हवाले से कोई अच्छी खबर होगी, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं हो पाता कि हमारे इस शहर में, इस शहर कायद में ऐसी खबरें आएँ जो है वो हम आपके साथ में शेयर करें और आपको बताएं कि जी ये बड़ी अच्छी हैपनिंग हो रही है। लेकिन हैपनिंग तो हुई है, लेकिन ये कुछ अलग तरह की हैपनिंग है। ये है जिन्ना हॉस्पिटल, जिसके बारे में मैं ये खबर आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि जिन्ना अस्पताल की जो इंतज़ामिया है उन्होंने अब एक तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया है। उन्होंने जी एक टक शॉप बनाई है वहाँ पर। अच्छा, उन्होंने टक शॉप बनाई है, उसको किराए पर दे दिया गया। ये वो टक शॉप है, वो जगह है जहाँ पर आवाम के बैठने की और इंतज़ार करने की जगह थी। अब वहाँ पर आवाम के जो बैठने की जगह है उस तरह से नहीं है। आवाम जो है वो कहीं और जो है वो जाके बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं, जैसे तैसे करके मैनेज करते। JPMC का ये है सिनेरियो। उसमें भाई खबर ये है कि टक शॉप में पानी की बोतलें हैं, कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, बिस्किट है, पकौड़े हैं, वाह जी, सारी दुनिया की सहूलतें रखी हुई। उन्होंने चाय भी फ़रोख्त हो रही है वहाँ पे। हज़ारों रुपए किराए पर दी जाने वाली टक शॉप का माहाना लाखों रुपए का बिजली का बिल भी सरकारी ख़जाने से अदा किया जाता है। अब जब सिटी 21 की जानिब से सवालात उठाए गए, पूछा गया, तो फिर ये कहा गया है तर्जुमान जिन्ना अस्पताल की जानिब से कि टक शॉप किसने किसको दी इसका मुझे इल्म नहीं। ठीक है। फिर जहांगीर दुरानी साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी मैं मालूमात हासिल करके कुछ घंटे बाद बताऊँगा आपको, मतलब कुछ टाइम बाद हम आपको बताएंगे कि ये सारा कुछ क्या है। आजिज़ भाई, व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट कि इस तरह से जो इसका बिजली का जो बिल है वो भी सरकारी खजाने से जाना? दो इश्यूज हैं रिलेटेड। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अस्पताल के अंदर कोई अच्छा सा टक शॉप बनाना चाह रहे हैं, हाँ, तो उसको ऑफिशियली बना लें। हाँ ना, हाँ, क्योंकि अस्पतालों में इन चीज़ों की ज़रूरत है और उनका कारोबार भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं। क्योंकि एक मेडिकल स्टोर तो होता है अस्पताल के अंदर, वो मेडिकल स्टोर भी लाइक जनरल स्टोर होता है। उसमें भी पानी, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये जिन्ना अस्पताल के अंदर पहले से मौजूद था। सही। अब ये नया जो आप बता रही हैं टक शॉप टाइप, मैं कह रहा हूँ कि टक शॉप अगर बनाना है, हाँ, तो उसको आप कानूनी शक्ल दे के अच्छी जगह पे एक अच्छा सा स्टोर बनवा लें। सही, ठीक है। उसमें हाँ, ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं कि पब्लिक को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हाँ, ये ढकी छुपी और ये आवाम के जो इंतज़ारगाह की जगह और इस तरह की जगह में ढकी छुपी चीज़ें क्यों करते हैं भाई? क्यों करते आपको हैं? हाँ, बनाना है, हाँ, तो आप ऑफिशियली जगह लेके तरीके से बना लें, को कोई मना भी नहीं करेगा। जना अस्पताल के अंदर, जना अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी चलती है, सही, तो उसको कौन रोकेगा? एक तो ये। दूसरा, जना अस्पताल समेत सिंध के कराची के तमाम बड़े अस्पतालों में जो तीमारदार होते हैं, जो या अटेंडेंट्स होते हैं मरीज़ के साथ, उनके बैठने की जगह नहीं होती। ये एक अलमिया है कि आप अगर इस वक्त इतनी शदीद गर्मी है, इस शदीद गर्मी में अगर आप जना अस्पताल या सिविल अस्पताल या अब्बासी शहीद या जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, कुरंगी जनरल हॉस्पिटल है, और आप वहाँ जाएंगे तो लोग हॉस्पिटल्स के बाहर रोड पे हज़ारों की तादाद में खड़े होंगे। रात को लोग अस्पताल के फुटपाथ पे या अस्पताल के बाहर रोड पे बिस्तरे लगा के, यहाँ चूँकि जना और सिविल हॉस्पिटल जो है, यहाँ सिर्फ कराची के लोग नहीं होते, यहाँ पूरे सूबा सिंध से लोग आते हैं, इवन बलूचिस्तान से आते हैं।
यानी जना अस्पताल और सिविल हॉस्पिटल दोनों में बलूचिस्तान के मरीजों की एक बहुत बड़ी तादाद आती है और सिंध के तमाम शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं। तो अस्पताल इंतज़ामिया को थोड़ा सा फजीलत के साथ ये काम भी करना चाहिए कि आप तकशाक बनाएं। मैं तो कह रहा हूँ बनाएं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो लोग मरीजों के साथ अटेंडेंट्स आते हैं उनके बैठने की, उनके ठहरने की, उनके लिए कोई जगह बनाएं। उनके लिए भी कोई जगह, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके लिए भी कोई जगह होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने कोई टक शॉप इस तरह से बनाई हुई है जिस तरीके से इस खबर में जिक्र किया गया है और बताया गया है कि भाई उसका जो बिजली का बिल है वो भी सरकारी खजाने से अदा हो रहा है, तो फिर आजिज भाई व्हाट डू यू थिंक? किराया ले रहा होगा ना। देखिए, बिल्कुल मैंने ऑफिशियल क्यों कहा, ये होगा अनऑफिशियल। अच्छा, अनऑफिशियल में होता है खांचा। खांचा क्या होता है कि वो सरकारी बिजली का बिल भी जाएगा, वहाँ से सब कुछ जाएगा। ये किसी ने जुगाड़ करके उससे 10-20 हज़ार रुपये महीने निकालने हैं उस तरह। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप कानूनी टकशाक बनाएं, उस पर ऑफिशियली एक किराया मुकर्रर करें, उस पर ऑफिशियली एक बिजली का बिल मुकर्रर करें। आप भले इससे बड़ा बनवा लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको एक कानूनी शक्ल तो देना। चोरी छप्पी क्यों कर रहे हैं, चोरी छुपे क्यों कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। सेहत का निज़ाम तो वैसे ही हमारे यहाँ पर जो हालात हैं सेहत के, तो वो तो आवाम के सामने ही है। इनफैक्ट अभी जो ईद के दिनों में, ईद के तीसरे या चौथे दिन की हवाले से जो है ये हमारे यहाँ से सिटी 21 से हमने रिपोर्ट किया था कि जो डॉक्टर्स थे कई सारे अस्पतालों में, नॉट इन द जिन्ना हॉस्पिटल, बट वो वहाँ पर सुबह सुबह भी अवेलेबल नहीं थे। लोग जा रहे थे, पेट के दर्द की शिकायत लेके जा रहे थे, दीगर शिकायतें लेके जा रहे थे। तो आजिज भाई, हमारे यहाँ का जो निज़ाम है हॉस्पिटल्स का, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको क्यों नहीं ठीक करती सिंध हुकूमत? बात तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस हवाले से बहुत करते हैं कि हमने जी NICVD बना दिया, हमने तो जो है वो गम्बट अस्पताल बना दिया सिंध की सहूलियात और आवाम के लिए। ये सारी चीज़ें तो बड़ी होती हैं। अब मुझे एक खबर याद आ रही है जो कल मैंने ब्रेक की थी, क्योंकि अस्पतालों का जिक्र निकला, बात जना अस्पताल से वसी हो गई। सिंध हुकूमत ने अपने एक MPA के इलाज के लिए 7 करोड़ रुपए कल जारी किए हैं। अच्छा। अपने एक MPA गम्बट से उनका ताल्लुक है, और वो जिला खैरपुर। गम्बट वो शहर है जहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांटेशन का एक बहुत बड़ा गम्बट इंस्टीट्यूट बना हुआ है, जहाँ मुल्क भर से मरीज आते हैं। और उसका सिंध हुकूमत बहुत बड़ा दावा करती है कि गम्बट जैसा पूरे पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं है। यस, बिल्कुल। अच्छा, उसी अस्पताल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर भी है वो MPA, नईम खैरल साहब उनका नाम है। अच्छा। नईम खैरल साहब लिवर की ट्रांसप्लांटेशन के लिए सिंगापुर जा रहे हैं, और सिंध हुकूमत ने कल उसके लिए 7 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो अब आप अज्यूम करें कि हम कहाँ खड़े हैं। यानी एक तरफ आप बिलावल भुट्टो साहब, सिंध हुकूमत, सब इतने बड़े दावे, NICVD, SIVCD, गम्बट इंस्टीट्यूट, इन सब के। लेकिन भाई, ये आपका प्रैक्टिकल क्या साबित करता है? प्रैक्टिकल तो ये साबित करता है कि आप अपने को 7 करोड़ रुपए दे के इंग्लैंड या सिंगापुर इलाज के लिए भेज रहे हैं। तो फिर भाई, इतना बड़ा गम्बट इंस्टीट्यूट है जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन का काम करता है, तो वहाँ MPA साहब का इलाज क्यों नहीं हो सकता? वहाँ MPA साहब का इलाज क्यों नहीं हो सकता? यही तो सवाल है। एक्चुअल में हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, वो यही प्रॉब्लम है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। महराज भाई, अस्पतालों की सूरत हाल, और कराची में स्पेशली जो अस्पतालों की सूरत हाल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, अभी ये टक शॉप का भी जिस तरीके से हमने ये खबर शामिल की, वहीं अभी आजिज़ भाई ने बड़ी ज़बरदस्त अभी ये खबर बताई कि भाई वो अपने MPA को इलाज के लिए बाहर भेज रहे हैं, तो वाई नॉट इन गम्बट हॉस्पिटल? गम्बट में ही नहीं क्यों इलाज हो रहा? ये क्या दोहरा मयार है? देखिए, बात वही डबल स्टैंडर्ड वाली, ठीक है ना। अब वो MPA हैं मौसूफ, तो और हुकूमत पर उनका इतना ज़ाहिर सी बात इख्तियार होगा कि उन्होंने अपने लिए इतने बड़े अमाउंट भी जारी करवा दिया, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ तो ये देखा गया ना कि भाई जो लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, अगर वो सियासी वाबस्तगी है उनकी, या बासर लोग हैं, तो वो लोग तो जाते ही या तो प्राइवेट और निजी अस्पतालों में हैं, जो बड़े अस्पताल हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा आसानी से वो सब कुछ कर सकते हैं, तो वो बाहर का रुख करते हैं। उनको बिल्कुल एतबार नहीं है पाकिस्तानी जो हमारी डॉक्टर्स हैं उन पर और अस्पतालों पर, ठीक है ना। तो वो तो, और ये कोई आज कोई नई सूरत हाल नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर ये देखा गया है कि जो भी बासर अफराद हैं या पैसे वाले लोग हैं, सियासी वाबस्तगी वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर, चले छोड़ें, हमारे हुक्मरान, मौजूदा हुक्मरानों को ले लें या साबिका हुक्मरानों को ले लें या फिर मौजूदा को ले लें। कहाँ? लंदन, yes, ठीक है। तो भाई, यहाँ तो छींक आए तो लंदन, तो चले, वो भी एक बेचारा अगर 7 करोड़ रुपए में चला गया है सिंगापुर, तो हमारे यहाँ तो ये आदत है हमें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आती है हमारी, जो हम आम आवाम है, हमारे लिए जो हॉस्पिटल है,
कराची की बात करें, जिन्ना हॉस्पिटल है, सिविल है, अब्बासी है। तो माजरत के साथ आपने एक बात जो यकीन करें, मुझे ये नहीं समझ में आता मेराज भाई, अब्बासी शहीद अस्पताल चल कैसे रहा है और खुला हुआ कैसे, वजह बता रहा हूँ, कौन लोग वहाँ जाते हैं, उसके हवाले से तो मैंने अपने शो पे भी बहुत बात की है। कभी वहाँ की टेलीफोन लाइंस नहीं चल रही होती, कभी वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं होता, कभी वहाँ लिफ्ट के मसले, कभी वहाँ लाइट के मसले, कभी वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं, कभी वहाँ एमएस के मसले, कभी मेडिसिन के मसले। मतलब मैं हैरान हूँ कि इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर एक पूरी जो है वो एक रिसर्च की थी दूसरे वाले चैनल पर, एक जिस चैनल पर मैं थी वहाँ पर हमने ये लाइन रखी थी कि जब अस्पताल चला नहीं सकते तो बनाते क्यों। ये कैसे चल रहा है अब्बासी शहीद अस्पताल? मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए हमारे यहाँ 3 बड़े अस्पताल हैं, ठीक है ना, सिविल हॉस्पिटल है, जिना है और अब्बासी है, ठीक है ना। इसके अलावा भी अमराज कल्ब के 2 बड़े अस्पताल हैं, एक ब्लॉक 16 FB एरिया में है, ठीक है ना, और एक ये NICVD है। मसला ये है कि सियासत जब दाखिल हो जाती है ना इन इदारों में, तो उसके बाद इनकी तबाही को कोई नहीं रोक सकता। और हम बरसों से ये देख रहे हैं कि मुसलसल तबाही के दहाने पर ही पहुंच रहे हैं अस्पताल। आप ब्लॉक 16 वाले जो हार्ट का जो हॉस्पिटल है डिसीज का, आप वहाँ जाएं, आप एक कैनुला जो है ना वो भी आपको बाहर से खरीद के लाना पड़ेगा। रीज़न क्या है जी, उसको बजट नहीं मिलता, उसका बजट रोक दिया जाता है मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर। रीज़न उसका ये है कि एक जो सियासी जमात है वो पावर में है, एक सियासी जमात वो है जो अब पावर में नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, वहाँ उनका असर और रसूख परसों से रहा है, लेकिन इस सारे सिनेरियो में आवाम तो पिसते हैं ना, यही सूरत है अब्बासी के साथ भी है। इस आवाम रही है। अब अब्बासी हॉस्पिटल आप आ जाएं, उस पर भी एक लेबल एक छाप है, कतर अस्पताल आ जाएं, उस पर एक लेबल एक छाप है कि ये फला सियासी जमात के ज़रिए असर रहा है। उनको फंड्स की फराहमी, उनके मसाइल को हल करना बिल्कुल कोई गवारा नहीं करता, जिस पर मसले आते हैं। एक्चुअल में अवाम को रिलीफ चाहिए, अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन किसके ज़ेर असर है, कौन क्या कर रहा है, अवाम को रिलीफ चाहिए आज। लेकिन इसमें बजट वाली बात मैं नहीं मानता। बजट जब एलोकेट होता है, अब जब कल सिंध बजट पेश होगा तो उस बजट में इतनी बड़ी बड़ी 4-5 किताबें दी जाती हैं, सही, उनमें सारे डिपार्टमेंट्स के पैसे लिखे हुए होते हैं, सही, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। और सूबा सिंध में सेहत का बजट दूसरे नंबर पे 400 अरब से ज़्यादा होगा इस बार, सही। तो सेहत के बजट दूसरे, तालीम का नंबर 1 पे है और दूसरे पे सेहत का है। तो सेहत का बजट इतना बड़ा बजट होगा, लाजमी है कि इन सारे हॉस्पिटल्स का फिर डिपार्टमेंट का बजट पे डिपार्टमेंट का बजट अपने डिपार्टमेंट के अंदर इदारों में तकसीम होता है, तो इन सारे हॉस्पिटल्स के लिए एलोकेशंस हर साल बजट में रखी जाती है। ये तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ, उस बजट के पैसे यूटिलाइज कैसे होते हैं, इस्तेमाल कैसे होते हैं, वो सवाल है असल। असल बजट तो होता है, लेकिन बजट के पैसे से ही यूटिलाइज नहीं होते, करप्शन होती है। बुनियादी बात करप्शन की है, हम क्यों पर्दा रखें, करप्शन होती है उन पैसों में। तो वो दवाओं की खरीदारी में करप्शन होती है, दीगर मामलात में करप्शन होती है। जब साल के 6 महीने गुजर जाते हैं तो पैसे बचते ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर अस्पताल पे खर्च कहाँ से होंगे, करप्शन होती है। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर स्टोरीज पर करेंगे डिस्कशन। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, अब कुछ बात करते हैं हम ट्रैफिक से रिलेटेड, कि जो ट्रैफिक के मामलात हैं ये पता नहीं कब सॉल्व होंगे, ये मसला कब ख़त्म होगा, लेकिन ये मसला ख़त्म नहीं होता। लेकिन इस हवाले से कई पॉलिसीज़ बनती हैं, उन पर शुरू में अमल दरामद भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर देखते हैं कि अमल दरामद नहीं होता और फिर दोबारा से जो है वो एक पॉलिसी बन रही होती है, दोबारा से जो है वो ट्रैफिक पुलिस के जो काम हैं, काम बाला जो हैं वो बड़ा मुतारिक होते हैं और फिर SOPs बनाते हैं। अगेन वी हैव द सेम न्यूज़ अबाउट दैट। अच्छा जी, कराची में ट्रैफिक पुलिस मुतारिक हो गई है, बहुत अच्छी बात है। चले जी, बगैर नंबर प्लेट, बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस वाले कार सवार और मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है और पहले मरहले में 1000 से ज़ायद जो है वो मोटरसाइकिलों के चालान कर दिए गए हैं। 1 माह बाद जो है वो ई चालान भी शुरू कर दिया जाएगा। मेरा फोकस है महराज भाई ई चालान पे, ठीक है। जो लोग इससे पहले भी कई पॉलिसीज़ बनती रही ना, आप देखते रहे कि भाई क्रैक डाउन करेंगे और मोटरसाइकिल जो है वो मोटरसाइकिल वाले जो अगर हेलमेट नहीं लगा रहे होंगे तो उनको सख्त किस्म की सज़ा मिल रही होगी, होता कुछ नहीं है। अभी आपको लगता है ये जो दोबारा से इन्होंने एक मुरतब प्लान दिया है, एक ये बताया कि SOPs दी हैं, ये फॉलो हो जाएंगी, कुछ बेहतरी आ जाएगी? और ई चालान क्या है, किस तरीके से एक्टिवेट होगा, क्या होगा? देखिए,
मैं आपको एक बात बताऊं, बरसों से यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम भी रहा है और ट्रैफिक पुलिस की भी कारकर्दगी सिफर रही है, ठीक है ना। हमारे यहाँ सिस्टम यह है कि तकरीबन 90 के करीब जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जो है चेक पोस्ट हैं, जिनको ट्रैफिक सेक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। उसमें 90 एसओज लगते हैं, 90 आरके यानी कि हेड मोरर्स लगते हैं। तो हमने माजी में ये देखा है कि जितने भी अफसरान आए हैं यहाँ पर, उन्होंने वर्किंग करने की कोशिश की है, लेकिन निचला अमला और फिर वो सिस्टम ख़राब ही था, तो वो आज भी सिस्टम वैसा ही है। लेकिन एक जो नई बात हुई है, आपको याद होगा कि डीआईजी ट्रैफिक हमारे यहाँ इस ऑफिस में आप ही के शो में आए थे, और उन्होंने आज से कोई 1.5 महीने पहले ये बात की थी कि जून के एंड में या फिर जुलाई के शुरू में ई टिकटिंग का और ई चलानिंग का जो सिस्टम है वो ऑन होने वाला है। तो ये बात अभी जाहिर सी बात है, इस पर मैं भी वर्किंग कर रहा हूँ, दूसरे दोस्त भी हमारे वर्किंग कर रहे हैं। ये बात वाकई सच है कि ये होने वाला है। अच्छा, उसके लिए ये पहले से चालान हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, उस पर थोड़ा सा तेज़ कर दिया गया मामला, ताकि लोग जो है वो समझ जाएं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मैं अगर बाइक चलाता हूँ तो मैं अपना हेलमेट को टैंकी पे रखना तो मुनासिब समझता, उसको पहनना मुनासिब नहीं समझता, ठीक है ना। रॉन्ग में आना हमारी आदत है, राइट, ठीक है। सिग्नल तोड़ देना हम फ़ख्र समझते हैं। तो हम जिस तरह के लोग हैं तो हमारे लिए चालान कम है, ठीक है ना। अच्छा, अब ई चालान का वाला मैं आपको मामला बताऊं जो आप करने जा रहे हैं, 1 महीना है इस पर रह गया है और ये इसकी तैयारी चल रही है। उसमें ये होगा कि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट आपका जो पहला मरहला वो भी मुकम्मल हो जाएगा ना जुलाई में। वो पहले मरहले में जितने इलाकों में वो कैमराज लगेंगे, उन्हीं कैमराज में ये सलाहियत होगी कि वो नंबर प्लेट को देख कर ये चेक कर सके कि ये किसके नाम है मोटरसाइकिल या गाड़ी, इसका मालिक कौन है। जब ये चीज़ हो जाएगी तो जब वो वायलेशन करेगा ना वो ट्रैफिक की, तो वो उसमें चलान जाएगा। अच्छा, अब मसला ये आ जाएगा कि हमारे एक और बड़ा फुकदान है, जी हाँ, कि अगर मेरे पास कोई गाड़ी है तो मैंने आपसे खरीदी है, राइट, 2 साल हो गए मुझे, मुझे इतनी तौफीक नहीं हुई कि मैं उसको अपने नाम करवा लूं, सही, चलान जाएगा आपको, ठीक है ना। चलान आपको जाएगा। जब आपको जाएगा तो आप मुझसे रब्ता करेंगे कि भाई आपको गाड़ी बेचे हुए 2 साल हो गए हैं, आप सबसे पहले तो उसको अपने नाम कराएं और ये चलान भरें, आप चलान भरें। तो जब तक ये मामला हल नहीं होगा और एक दूसरे हम लोग खुद परेशान नहीं होंगे तो हम ट्रैफिक के रूल को फॉलो कैसे करेंगे। भाई हम ही वो लोग हैं ना जो दुबई जाके या दूसरे मुल्क में जाके बिल्कुल इंसान बन जाते हैं ना, अपनी जो रफ्तार होती है उसको भी कंट्रोल करते हैं, हम सारे काम हम ठीक ठीक कर लेते हैं। हमें पता होता है कि भारी चालान आ जाएगा, भारी जुर्माना होगा और आ जाएगा घर पे, ये नहीं अगर पुलिस वाला सड़क पे खड़ा है नहीं खड़ा मेरा चालान आ जाएगा। और यही चीज मैं आपको बताऊं इस्लामाबाद में है, इसी पाकिस्तान में है चीज, सही, ई चलानिंग होती है और चाहते हैं लोग। तो अब इस पहले फेज में इन्होंने ये करना है कि जो मोटरसाइकिल सवार और जो ये गाड़ियों वाले जिन्होंने अपने नाम नहीं करवाएंगे और वो ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं तो उनकी गाड़ियां जब्त की जाएंगी और उनकी गाड़ियां वापस किसको की जाएंगी, सिर्फ जिसके नाम होगी वो गाड़ी वही मालिक आके उसको वापस ले सकता है। बाकी मैं, आप या तीसरा जिसने भी खरीदी हुई हो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। That's great, ये अच्छी बात है ना, इससे बेहतरी आएगी। दुनिया में क्या होता है, दुनिया के थोड़ा सा अगर मिसाल लें, मतलब दूर नहीं जाते, पड़ोसी मुल्क है, इवन खलीजी ममालिक में जाएं, दुबई करीब है हमारे, वहाँ गाड़ी आपने मुझसे खरीदी, आपकी गाड़ी थी, जी, आप बेच रहे हैं, सही, आप तो उसी वक्त ही आपकी रजिस्ट्रेशन वो ख़त्म कर देते हैं, सही, यानी आप जब गाड़ी बेच रहे हैं तो अच्छा वो नंबर प्लेट भी वो ख़त्म कर देते हैं, सही, यानी आपने गाड़ी बेच दी, ट्रांसफर नहीं होता वहाँ पे, सही, वहाँ पे दूसरी रजिस्ट्रेशन होती है, दूसरी रजिस्ट्रेशन यानी आप, मैंने आपसे गाड़ी खरीदी तो वो गाड़ी असर मेरे नाम से रजिस्टर होगी, सही, मेरे नाम से उसका नंबर प्लेट जारी होगा, सही, यानी वो पुराना किताब ही वो बंद कर देते हैं, हाँ, कोई ट्रांसफर सिस्टम नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर जाहिर है कि गाड़ी जब मेरे नाम मुंतकिल होती है, हाँ, लाजमी है कि ओनर मैं बन जाता हूँ, फिर वो ई चालानिंग होगी तो जाहिर है कि गाड़ी तो मेरे नाम, हाँ, यहाँ तो सबसे पहले तो एक्साइज डिपार्टमेंट ने भी ऐलान करके रखा है कि जी वो रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी और गाड़ियों की अब ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये उन्होंने भी फैसला किया है। लेकिन महराज भाई दुरुस्त कह रहे हैं, सबसे पहले तो इस बात को ठीक करें कि गाड़ी अपने ओरिजिनल मालिक के नाम पे तो हो जो चला रहा है उसको, एग्जैक्टली, बिल्कुल, हाँ, वरना तो वो टिकटिंग तो उसको जाएगी जो मालिक होगा, मालिक को जाएगी, जिसने अगर 5 साल पहले भी गाड़ी भेज दी, ई टिकट का चालान उसके घर पे पहुंच जाएगा, सही, बिल्कुल, वो कहेगा मैं कैसे भरूं। ये ट्रांसफर करवाना बड़ा जरूरी है ना कि अपने नाम पर वो गाड़ी ट्रांसफर करवाएं जो जिसको बेच रहा है, ये बड़ा जरूरी है, ये हाँ, ये बाकी में बहुत जरूरी है।
और अब क्योंकि ई चालान जो है उसका सिस्टम शुरू हो जाएगा, और जिस तरह से DIG ट्रैफिक जो है वो भी हमारे शो पर आए थे और वो ये बात कह के कहते लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि इस तरीक़ेकार से जो है वो चीज़ें बेहतर हों, क्योंकि हमें तो यही है ना कि हमारे जो कराची है उसका ट्रैफिक बेहतर हो, हादसात से बचे, लोग महफूज तरीके से जो है वो अपने घरों को पहुँचे। ये ना हो कि जिस तरीके से वो धूम मचाले बनते हुए जाते हैं। बाइक वाले तो ऐसा लगता है कि उनको सबसे ज़्यादा दुनिया में जल्दी होती है, और आजिज़ भाई ऐसा लगता है कि जैसे बाइक वाले जो है ना वो इस दुनिया से अलग लोग हैं, और चालान भी बहुत होते हैं, फुटपाथों पर भी बाइक चला के जा रहे होते हैं, बाइक्स के नॉर्मल चालान भी बहुत होते हैं। जैसे मेराज भाई ने कहा कि और करप्शन भी होती है, दोनों बातें होती हैं। सही। अगर 90 एसओस हैं तो 90 लाख रुपए तो रोजाना बनते होंगे। सही बात है, बिल्कुल। अगर कैलकुलेट करें 90 एसओस हैं और फिर उन एसओस के अंदर दीगर पुलिस कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, वो एक तो ये भी तो एक कहानी है ना। चालान भी होते हैं, उसके बावजूद निज़ाम सिर्फ इसलिए नहीं सुधर रहा, उसकी बुनियाद अगर सिस्टम है, सिस्टम ठीक नहीं है, करप्ट सिस्टम है, सिस्टम करप्ट है तो भाई जब अफसर को आपके 90 सेक्शन है ट्रैफिक की, ठीक है, 90 ट्रैफिक सेक्शंस में 90 एसओस लगने, तो अब ऑफ द रिकॉर्ड और मुबैना बात कहूँगा, मामला है एक एसओ लगने के 2 से 3 लाख रुपए लगते हैं। एक आरामी सिस्टम बहुत ओपन है ट्रैफिक पुलिस में, वो इसमें मुलविस है मुबैना तौर पे, ठीक है। और RK यानी कि रिकॉर्ड कीपर जिसको हेड मोरर कहा जाता है, उसके भी 1.5 से 2 लाख रुपए लगते हैं। अब जो एसओ 3 लाख रुपए देके पोस्ट लेगा और जो हेड मोरर जो है वो 1.5 लाख रुपए देके पोस्ट लेगा, तो वो मुझसे और आपसे पैसे लेगा ना। सही बात। तो पहले तो उस सिस्टम को आप खत्म कर दें, फिर आप ई सिस्टम की तरफ चले जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात बता दूं मैं, ई चलानिंग और ई सिस्टम जो है ना वो इन सब के खांचे बंद कर देगा। जो लोग, जो पुलिस एहलकार, अफसरान इसमें मुलविस हैं, उन सब के खांचेबाजियां और उन सब की जो पैदागिरी वाले मामला हैं बंद हो जाएंगे अगर ये ई टिकटिंग और ई चलानिंग वाला मामला कामयाब हो गया, जो कि बहुत सालों से जो है वो पाइपलाइन में है, पाइपलाइन में है। और मुझे लगता है कि इस दफा जो DIG पीर मोहम्मद शाह हैं ट्रैफिक के, ये सेहरा उनके सर जाना है। बिल्कुल हमें सब लग रहा है। लेकिन उसमें अल्लाह करे ये स्टार्ट हो जाए। एक पोर्शन होगा कराची का, कराची इतना बड़ा है, जो आपने सेफ सिटी की बात की है ना, वो भी पहले फेज में एक लिमिट दायरे में लग रहा है, पूरे कराची में नहीं लग रहा, पहला मरहला है। और कराची इतना बड़ा है कि वो खांचे एक जगह से बंद हो जाएंगे, दूसरी जगह शुरू हो जाएंगे। चले जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और ज़बरदस्त स्टोरी है जो आपके साथ में शेयर करेंगे, और ये है जी तजावुज़ात के हवाले से। इसमें कितना क्या कुछ हो रहा है, कहाँ क्रैकडाउन हो रहा है, कहाँ ऑपरेशन हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, इस हवाले से करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब, तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची जो है वो मुतारिक हो गई है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने किमाड़ी में ग्रैंड ऑपरेशन की जो तैयारी हैं वो तेज़ कर दी है। इस हवाले से हमारे जो करस्पॉन्डेंट हैं शुएब मुख्तार, उनसे बात की है। सीनियर डायरेक्टर हैं एंटी इंक्रोचमेंट के, आइए देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। खत्म हुई है, अभी इलीगल मंडीज़ पे हमारे एक्शन चल रहे थे जो आपने और आपके चैनल ने कवर भी किए। उसके बाद से अभी हमारा जो अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं इस टाइम हमारा किमाड़ी में ग्रैंड ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से अभी आप जब आए उससे 5 मिनट पहले हमारी डायरेक्टर सिटी वार्डन है उनसे भी मीटिंग चल रही थी, जिसमें कोऑर्डिनेशन के बाद हमारी कल DC साहिबान के साथ मीटिंग है दोबारा। जो मरावाल हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए हमारी दोबारा से तैयारियाँ स्टार्ट हो रही हैं। कोरंगी, किमाड़ी और सेंट्रल में दोबारा से ऑपरेशन होगा और उसके फौरी बाद साउथ में करेगा, हम ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। अभी सिटी वार्डन के हमारे जो डायरेक्टर हैं इनको बुलाया हुआ था, इनसे इनके जितनी भी फोर्स है उसकी मदद ली जाएगी। और उसके बाद जो है हम 24/7 जो हमारा प्लान स्टार्ट हो रहा है उसमें रात में भी पेट्रोलिंग के लिए हमें सिटी वार्डन्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी वजह से इनको भी हमने बुलाया हुआ था। जी आजिज़ भाई, आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं भाई सिटी वार्डन्स की भी मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी, ग्रैंड ऑपरेशन है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ज़रा बताइए क्या है इनसाइड स्टोरी। 30 साल से ज़्यादा अरसा हुआ है मुझे रिपोर्टिंग करते हुए शहर में ना। पहले अखबार में करते थे, अब TV में कर रहे हैं। 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं जो इस तरह मुख्तलिफ औकात में इंक्रोचमेंट्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हैं। सही। एक तो ये KMC हो गया, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जी, KDA अलग से करता है, कराची डेवलपमेंट का जो है। ज़िले इंतज़ाम अलग करते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं उसके अंडर असिस्टेंट कमिश्नर्स मुख्तियार कार। ये इस तरह 3-4 डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अपने इलाकों में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स चलते रहते हैं। मैंने कई बार यहाँ इस चैनल में कवर किया, पहले भी कवर किया।
लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल ये है, ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स भी चलते हैं, हटाए भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी कौन सी फिनोमेना है, ऐसा कौन सी पॉलिसी है, ऐसा कौन सा फलसफा है कि इंक्रोचमेंट कभी ख़त्म नहीं होता? यही सवाल कभी भी इंक्रोचमेंट खत्म होता ही नहीं है। शहर भर में जाए इंक्रोचमेंट है। आप जहाँ भी जाएं, आप किसी इलाके का नाम लें, कैमरा लेके चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ कितना इंक्रोचमेंट है। सही, ये सूरत हाल है। क्यों नहीं खत्म होती आजिज भाई? क्या आपको रीजन क्या लगती है? कौन सी ऐसी इन लोगों के पास कौन सी गीदड़ सिंगी है? इलाकों में माफी, कराची के बारे में अब ये बात कहना कोई दूसरी राय नहीं कि माफियाज काम कर रहे हैं। अगर रेड़े ठेले लगे होते हैं, उनके पीछे भी माफिया होता है। अच्छा, ये सारे के सारे जहाँ भी इंक्रोचमेंट है ना, जो मैंने डिपार्टमेंट्स के नाम लिए, उन डिपार्टमेंट्स के निचले अफसरान मिले हुए होते हैं, सबको भत्ता जा रहा होता है। अब कहीं भी आप चलें, अगर इवन जो छोटे छोटे ठेले लगे होते हैं उनसे भी भत्ता जाता है। ट्रैफिक पुलिस वाला अपना ऐसा निकालता है, पुलिस वाला अपना निकालता है, KMC का बंदा जाता है अलग पैसे निकालता है। तो ये जो मैं फिर घूम फिर पे उस पर आता हूँ, जो करप्ट सिस्टम है, जब तक वो ठीक नहीं होगा, ये सारे मामला ठीक नहीं होंगे। मामलात देखें, मामलात ऊपर से ठीक होने हैं ना, नीचे से कभी, ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो नीचे से शुरू होते हैं, ऊपर से नहीं होते। सही। मतलब यहाँ इंक्रोचमेंट की क्या बात कर रही हैं आप? ये पब्लिक पार्क्स में शॉपिंग सेंटर्स बन गए, बड़े बड़े मॉल बन गए, कौन बात करेगा? बिल्कुल, ये पता नहीं क्या ऐसा इशू है कि इनके ऊपर क्रैकडाउन भी होता है। जो तजावुज़ात हैं, गैर कानूनी तजावुज़ात, इनका खात्मा नहीं होता। टाइम शॉर्ट है, मेराज भाई मैं चाहूँगी आप इस पर ज़रूर कमेंट करें। देखिए, मैं इनकी बात को ऊपर रखूँगा। आजिज़ जमाली साहब की, कराची में माफियाज थी, हैं, मौजूद हैं, ठीक है, और उन सब माफियाज को कहीं ना कहीं सियासी ताकत हासिल है। सही, ठीक है ना? क्योंकि अगर कोई सियासी ताकत तो पावर हासिल नहीं होगी तो वो सरकार को दबा नहीं सकेंगे। और सरकारी जो मशीनरी हमारी, KMC ले लें, KDA ले लें, या जो भी इदारे जो कि तजावुज़ात के खिलाफ काम करते हैं, इसमें आपने और हमने अभी बात की थी कि कहीं से भी अगर सफाया होता है तो 3 दिन बाद दोबारा ले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सब मिले हुए हैं, सब मुलविस हैं इसमें। भाई ड्राइव होनी चाहिए तो फिर ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ चेक एंड बैलेंस का निजाम हो। यही तो ना, इस तरह के कई सारे दोबारा कुछ नजर ना आए, इस तरह के कई सारे क्रैकडाउन होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वो तजावुज़ात जो है वो आपको 2-3 दिन बाद वापस नजर आ रही होती हैं। सो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आजिज़ भाई, बहुत शुक्रिया मेराज भाई, आप हमारे शो पर आए। शो में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हेडलाइंस होंगी और उसके बाद फिर वापस आकर करेंगे ढेर सारी बातें और बहुत है ज़बरदस्त टॉपिक। तो आपने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट। वेलकम बैक। तो भाई अब बात करने लगे हम जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक कुछ इस तरह का है कि वो कहानी है हर घर की, मगर इशू ये होता है कि कभी किसी को अपने फेस की परवाह होती है, कभी हाथ पैरों की परवाह होती है, और कभी कुछ लोग अपने बालों के लिए, कभी कुछ लोग अपने ट्रीटमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। लेकिन आज हम बात करने लगे हैं कि आप अपने हाथ पाँव की जो केयर है वो कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो अपने फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करा रहे होते हैं, जैसे ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, हाइड्रा फेशियल ले रहे होते हैं, माइक्रो नीलिंग करवा रहे होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स एस्थेटिक्स के पास जा रहे होते हैं, और बहुत सारा कुछ करवाने के बाद वो बहुत अच्छे भी लग रहे होते हैं, उनका चेहरा बेहतर हालत में भी हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें उनके लिए बेहतर हो जाती हैं। मगर समहाउ जब जब वो लोगों से मिलते हैं, या पिक्चर्स होती हैं, या शूट्स वगैरह होते हैं, तो वो कहते हैं उनके हाथ जो हैं वो मैच नहीं करते फेस के साथ। अब ट्रीटमेंट आपने फेस पे तो ले लिया, लेकिन अगर जेन्युइनली आपका कलर जो है वो डल है, तो आप अपने हाथ और पाँव वो कैसे गोरे करेंगे, या जहाँ तक आपका एक्सपोजर होता है फ़ोटोशूट में या मिलने मिलाने में, तो अब वो कैसे ओवरकम करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। एक तो डॉक्टर काशिफ हमारे साथ मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और हमारे साथ साइमा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? एंड द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, बिकॉज ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लोग अपने हाथ पैर को बहुत निगलेक्ट कर देते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं ना, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए, वो करें, लेकिन साथ हाथ पैरों की भी करें ताकि एक मैच लगे। यानी कि फेस तो आपका फेयर है, गोरे, और हाथ पैर आपके बहुत डार्क, तो दैट गिव्स अ बैड इंप्रेशन। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन करना क्या, कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं? मैं तो एज अ डॉक्टर हमेशा आई वुड रेकमेंड ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन इज माय फेवरेट
मेडिकेशन एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा। और इसका एक साइड इफेक्ट है, आपको हैरानगी होगी कि आपकी स्किन को लाइट करता है, फेयरर करता है। लेकिन मैं एज अ डॉक्टर ऐसे नहीं देता हूँ, मैं पहले ब्लड टेस्ट करवाता हूँ। आई गो फॉर द LFT, आई गो फॉर द UCE किडनी फंक्शन टेस्ट और CPESR। क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में इसको बहुत मिसयूज़ किया जा रहा है। IV इंजेक्शंस विदाउट एनी प्रिलिमिनरी प्रिकॉशंस, डॉक्टर साहब विल एग्री विद मी, दे दिए जाते हैं। मैं तो बहुत कॉशियस डॉक्टर हूँ और मैं अपने पेशेंट को एक समझता हूँ कि ही इज़ माई एलाई, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ मैं अगर मुझे होगा, अगर मुझे अपने लिए लगवाना होगा तो मैं भी ब्लड टेस्ट करवाऊंगा। डॉक्टर काशिफ, जिस तरीके से आपने कहा कि ठीक है ग्लूटाथियोन जो है इज़ द परफेक्ट फॉर लाइटनिंग इन कलर, के आपके स्किन का कलर जो है वो लाइट करती है, फाइन। बट अब आपने कहा कि आप जो है वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, LFTs करवाते हैं, ब्लड CPSR करवाते हैं या फिर जो भी उससे रिलेटेड टेस्ट होते हैं। अब किसी को प्रॉब्लम आती है, मतलब किसी को CBC में ब्लड काउंट में प्रॉब्लम आती है या फिर जो भी उसके LFTs होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो ग्लूटाथियोन फिर यूज़ ना करें? हम पहले करेक्ट करेंगे। अनीमिया जैसे होगा, अगर पेशेंट को LFTs डिरेंज्ड है, फैटी लिवर है, अगर उसका किडनी फंक्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, एक्सक्रीट क्योंकि ग्लूटाथियोन किडनी से होता है। देखिए एज अ डॉक्टर थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है। ग्लूटाथियोन आपको पता है, आई एम सॉरी टू से हमारे यहाँ तो चेक एंड बैलेंस ऐसा है नहीं है। हर कोई खा लेता है, हर कोई कहता है कि मेरे पास कोई पेशेंट आएगा, आई विल बी वेरी कॉशियस, बिकॉज हर कोई फेयर, इस तरह से फेयर तो नहीं कहूँगा, दिलकश स्किन हो, आपकी स्किन, आपकी हाथ पैर, आपकी गर्दन वो हो, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके थायराइड के अंदर होता है कि आपकी गर्दन बहुत काली हो जाती है, आपके शुगर लेवल्स जब बढ़े हुए होते हैं। तो वी आर नॉट ब्यूटिशियंस, वी आर डॉक्टर्स, प्रॉपर डॉक्टर्स, MBBS। तो हमें तो उसकी रूट कॉज तक जाना है। जैसे मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में काम करता हूँ, विच इज़ एट हब रिवर रोड, तो मेरे बहुत पेशेंट्स आते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर कराची। ऑफ कोर्स आपके शोज देखकर भी बहुत लोग आते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, बिकॉज इट इज़ इंडीड द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम। तो इसके लिए हम पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है ना। अपने स्पाइडरमैन का डायलॉग हमेशा रखता हूँ, व्हेन कम्स फेम कम्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम पर है और हमें बड़ा इसको एहतियात से काम करना चाहिए। सो ये करके ग्लूटाथियोन इज़ अ वेरी सेफ बेट। बल्कि अक्सर मेरे पेशेंट कहते हैं ग्लूटाथियोन से कैंसर हो जाता है, मैं कहता हूँ कैंसर से बचाता है आपको, इट्स एंटीऑक्सीडेंट एंड आल्सो इट्स बेनिफिशियल फॉर बोन्स ना। ओह यस, इट्स अ वंडरफुल थिंग, इट्स लवली। और ये आपके रिजल्ट्स, लेकिन अगेन वाली बात है, वी कांट गारंटी देम। हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म यूज करें, IV को भी और ओरल को भी। मैं ओरल पे पहले स्टार्ट करता हूँ और पेशेंट की काउंसलिंग, डॉक्टर साहब विल एग्री विद मी, ये बड़ा जरूरी होता है। वी डोंट हैव अ मैजिक वैंड कि जाओ बच्चे तुझे गोरा कर दिया और वो क्या होगा। आई नो, बट दिस इज व्हाट पीपल वांट, दिस इज व्हाट पीपल एक्सपेक्ट ना, कि ग्लूटाथियोन लगाएंगे, एक ड्रिप लग जाएगी। डॉक्टर साहब के पास भी ऐसे आते होंगे कि एक ड्रिप काफी नहीं होती है, इसके अंदर मल्टीपल टाइम्स आपको आना पड़ता है, तो फिर रिजल्ट आता है। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं कि ये जो टैबलेट्स होती हैं ग्लूटाथियोन की वो भी ले रहे होते हैं। कुछ लोगों को, जैसे आपने ड्रिप्स का कहा, वो भी रेकमेंड, कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको आप ड्रिप रेकमेंड करते हैं, कुछ लोगों को आप टैबलेट्स रेकमेंड करते हैं, या कुछ लोगों को आप दोनों ही रेकमेंड नहीं करते कि नहीं जी आप जाएं, आपको वह में आप ठीक हैं? पहले तो मैंने ब्लड टेस्ट करवा लिया, ठीक है, फिर मैं आई प्रेफर ओरल, ठीक है। मैं पहले बता दूं 3 से 6 महीने में आपके रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, लेट होगा। लेकिन अगेन उसके अंदर देखिए, हमें एज अ डॉक्टर सनब्लॉक देना ज़रूरी है, नाइट क्रीम देना ज़रूरी है, एक वाइटनिंग जो ग्लूटाथियोन का सोप या बॉडी वॉश होता है वो देना ज़रूरी है, ताकि साथ साथ वो लोकल भी एक्ट करता रहे। तो हमें दोनों तरफ से बचाना है, फिर उनका लाइफस्टाइल पूरा मैनेज करना है कि वो किस टाइम पे उठे। अक्सर मैंने देखा आजकल लोग रात भर मोबाइल पे लगे हुए हैं, दिन भर सो रहे हैं, दैट इज़ वेरी बैड फॉर योर स्किन। आपकी स्किन को डल करता है, लाइट तो नहीं करता, मतलब डार्क करता है और बहुत ही बदनुमा लगता है। तो एक लाइट तो ग्लूटाथियोन से होगी, बट ये जो बैड हैबिट्स हैं, लाइक आप देर तक जाग रहे हैं, आजकल जो मिडनाइट डील्स हैं, जो ये फास्ट फूड है, दैट इज टेरेबल फॉर यंग बॉयज एंड गर्ल्स। मैं रिकमेंड करता हूँ ग्लूटाथियोन उन गर्ल्स के लिए, उन बॉयज के लिए जिनको या तो शोबिज में आना है या शादी का मसला हो रहा है, रिश्तों का इशू है। बिल्कुल, चले, मैं डॉक्टर काशिफ ने अब ये जो है ना एक ऐसा मसला छेड़ा है, शादी वाला मसला। अब जितने लोगों की शादियां हो रही होती है, जो ब्राइड्स होती हैं स्पेशली, उनका ये होता है कि वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि भाई उससे पहले हम जल्दी से जो है वो गोरे चिट्टे हो जाए। बेस्ट पेशेंट्स, बेस्ट पेशेंट होता है, एक बात मानते हैं, सारी बातें मानते हैं, ठीक है। तो हम जल्दी से जो है वो गोरे चिट्टे हो जाए, जल्दी से जो है वो हमारा रंग फेयर हो जाए। व्हाट नेक्स्ट? फिर उसके बाद दोबारा वो उस सेम टोन पे आ जाते हैं। तो ये मुझे पूछना है कि जो लोग ग्लूटाथियोन यूज़ कर रहे होते हैं, या डॉक्टर जिनको रेकमेंड करता है कि ठीक है जी आपकी स्किन के फेयरनेस के लिए, आपके स्किन के कलर बेहतर होने के लिए, स्किन क्वालिटी बेहतर होने के लिए आप ग्लूटाथियोन का इस्तेमाल करें, बट हाउ लॉन्ग, आप कब तक ये इस्तेमाल करते हैं,
और अपना वो कलर मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं, ये ज़रा मुझे आप बताएं। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लेट्स बी रियल। और इसकी जो ड्रिप्स होती हैं ये मंथली लगती हैं, इसका एक टेन्योर होता है, फिर 1 साल बाद दोबारा करवानी पड़ती है। हाँ। लेकिन ये कि पेशेंट को काउंसिल, जैसे देखिए ना, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़, ज़िंदगी में उसको दवाई खानी है, उसको पता है, और ये गलत भी नहीं है। और ग्लूटाथियोन तो वैसे भी आपको हेल्प कर रहा है अदरवाइज भी। लेकिन येस, आपके फंक्शंस बिल्कुल सही होने चाहिए। इसमें देखिए डॉक्टर का काम काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ। हमारे पेशेंट्स बहुत अच्छे, हमने जैसे बात की ना, जो जिन लोगों की शादी हो रही होती है, दे आर द बेस्ट पेशेंट्स। वो आपकी एक बात में बस वो लड़कियां आके नोट कर लिख रही होती है एक चीज़, और वो डॉक्टर साहब फॉलो भी कर रही होती है। इवन लड़के बहुत फॉलो करते, उनको फोटोशूट्स की बड़ी फिक्र होती है, वेट लॉस करना है, गोरा लगना है और नेचुरली रखना है। तो ऑफ कोर्स के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन हमें इनको बताना है कि दिस इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग, और इट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन वी कैन ऑलवेज ऑल्टर विद द मेडिकेशन, लेकिन ये होता है कि इसका कोई एज सच लॉन्ग टर्म पे कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, किडनीज पे हम वर्क करते हैं, यूसी उनका मॉनिटर करते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर हम LFTs देखते हैं, उनके जो फैटी लिवर होता है या वो होता है, उसको साथ साथ वो भी पूरा ट्रीटमेंट होता है। तो इट्स नॉट ओनली द फेयरनेस, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। आपका हम थायराइड भी करेक्ट कर रहे होते हैं, आपका हम डायबिटीज़ को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं, अनीमिया से ही कर रहे होते हैं। अनीमिया के लिए बहुत मैं आसान, आपको यकीन आएगा, आपको हंसी भी आएगी, मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, दालें, दही, दूध, दीज विल इम्प्रूव योर हीमोग्लोबिन। सही, और ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रिस्क्रिप्शन पे अगर डॉक्टर्स इस तरीके से मेंशन करते हैं, बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन को वाकई प्रिस्क्राइब करते हैं, बाकी बस ऐसे करते हैं ये लें और ले लें जाके। साइमा हमारे साथ हैं। साइमा, हाथ पाँव कैसे गोरे किए जा सकते हैं? शॉर्ट एंड स्वीट। बिल्कुल ये कट टू कट, ये नहीं कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उनको उलझा दें, आपने जल्दी से शॉर्टकट वाली रेमेडी बताएं। मल्टीपल वेज हाथ और पाँव की हेल्थ के लिए। अगर हम इस बात में बात करें कि आपने हाथ पाँव गोरे नहीं करना है, आपने इनको हेल्दी रखना है, रिजुविनेट करना है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड उसमें हमें कॉज देखना बहुत ज़रूरी है। क्या ये टैनिंग है जो कि सन की वजह से हुई है, कि धूप में जा रहे हैं और एक्सपोज एरियाज हैं तो उसकी वजह से टैनिंग होगी, या अक्सर पाँव में आप देखें खुली चप्पलें को इस्तेमाल ज़्यादा होता है जिसकी वजह से पाँव में अक्सर पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है लोगों के फीट्स में। इसके अलावा हमें देखना है नकल्स डार्क तो नहीं हुए हुए, यहाँ पे कोई हार्ड स्किन तो नहीं डेवलप हुई, कहीं कोई कॉर्न तो नहीं है, कोई वॉट तो नहीं है हैंड एंड फीट में। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद हैंड हेल्थ पे काम किया जाता है। एंड गोरा करने के लिए मल्टीपल ट्रीटमेंट, जैसे हम फेस का हाइड्रा फेशियल करते हैं वैसे ही हाथों और पाँव का भी हाइड्रा फेशियल होता है। इसके अलावा आप क्यूटिप लेज़र्स आते हैं जो लेज़र्स के साथ हैंड की रिजुविनेशन होती है, कार्बन लेज़र्स आते हैं, पिको लेज़र जिनको हम कहते हैं, उससे भी हैंड्स की रिजुविनेशन होती है। फ्रैक्शनल लेज़र्स अब बहुत अच्छे इन हैं हैंड्स की रिजुविनेशन के लिए, उनके रंग को भी फेयर करते हैं, उनकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। PRPs इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट जिसके साथ आप अपने हैंड में कोलेजन को भी बूस्ट करवाते हैं, साथ साथ टैनिंग एंड पिगमेंटेशन भी कम होती है। एंड सबसे बढ़कर ये कि जो आमतौर पे फीमेल्स घर में डिटर्जेंट्स एंड जो किचन में सोप्स वगैरह का इस्तेमाल करती हैं उससे हैंड्स बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो अगर आप अपने हाथों और पाँव को मॉइस्चराइज अच्छा करें तो काफ़ी हद तक टैनिंग के इशूज़। चलिए, साइमा ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो ट्रीटमेंट्स बताएं कि आप अपने हाथ और पाँव को जो है वो कैसे फेयर कर सकते हैं, सादा अल्फाज में गोरा चिट्टा कर सकते हैं और उनकी जो सेहत है वो बेहतर बना सकते हैं। और कोलेजन कितना अहम किरदार अदा करता है अगर आप कोलेजन का जो ट्रीटमेंट है वो करवाते हैं। ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर साइमा से पूछेंगे कि भाई ये जो टू टोन हो जाती है, यानी कि फेस अलग और हाथ अलग, इसको सेम करने का क्या तरीका है, तो इस हवाले से होगी बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई आज हमारे साथ में साइमा मौजूद हैं, डॉक्टर काशिफ मौजूद हैं, और आप अगर हमें कॉल करना चाहें और कोई क्वेश्चन पूछना चाहें अपने हाथों से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड, उनके कलर के हिसाब से कि भाई कलर कैसे बेहतर हो जाए, उसकी टोन कैसे बेहतर हो जाए, उनकी सेहत कैसे बेहतर हो जाए, कोलेजन किस तरीके से जो है वो आप करवा सकते हैं ट्रीटमेंट, और कौन कौन सी ऐसी ड्रिप्स है जो आप लगवा सकते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर काशिफ, ये बताइएगा कि अभी जिस तरीके से मैं आपसे पूछ रही थी कि टू टोन, ये एक बड़ा इशू है। अच्छा, टू टोन जो है नॉट इन दैट सेंस कि आपके जो हाथ हैं और फेस वो अलग अलग,
टू टोन आपके फेस पे भी होती है। देखिए सबसे पहले तो इसमें हार्मोनल कभी इधर से आपको लगता है कि ये हिस्सा डल है, ये वाइट है, इस तरह से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, पैची स्किन। हाँ देखिए सबसे पहले तो मैं हार्मोन्स पे वर्क करूंगा। हार्मोन्स इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स फीमेल्स में ज्यादा है, मेल्स में कम है, लेकिन मेल्स में भी हार्मोनल। अच्छा, ये जो पैची स्किन होती है ये हार्मोन्स की वजह से? आई एम कमिंग टू। एक इवनिंग प्रिमरोज आती है व्हिच इज अ वंडरफुल मेडिकेशन फॉर दिस, जो आपको हेल्प करती है। बट ऑफ कोर्स हार्मोन्स को हम लोग पीसीओएस जिसको हम आम जबान में कहते हैं वो बहुत कॉमन है, लेकिन डायग्नोज हमारा अल्ट्रासाउंड पे होता है। ठीक है, तो हमें हमारे गायनेकोलॉजिस्ट से भी लाइजियन मेरा रहता है रिगार्डिंग दिस। तो पहले तो वी हैव टू गो टू द रूट कॉज। एक बहुत आसान सी आपको टेक्निक बताता हूँ जो कि लोग कर सकते हैं। एक तो चिकन और अंडा अगर आप खाएं तो देसी अंडा देसी चिकन खाएं। जो आजकल फार्म में आ रहे हैं दैट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। जल्दी सोना जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। रात भर जो मोबाइल पे लगे रहते हैं स्टूडेंट्स, मैं माँ बाप को बार बार कहता हूँ बी स्ट्रिक्ट विथ योर चिल्ड्रन, टेक अवे स्नैच देयर मोबाइल्स एट 9 o'clock एट नाइट, उसको लॉक कर दें, टेल देम टू वेक अप एट फजर प्रेयर्स और तहज्जुद एंड देन दिन भर रखें। ये साइकिल जो ख़राब हुआ है मोबाइल की वजह से उसने भी ख़राब किया हार्मोन्स। और थर्डली स्ट्रेस, फजूल का स्ट्रेस कि इंस्टाग्राम पे कम लाइक्स आई हैं, फेसबुक पे मुझे किसी ने पसंद नहीं किया, मेरी वीडियो उतनी अच्छी नहीं आई। दे आर वेरी ट्रिवियल, दे आर वेरी सिली थिंग्स जो बहुत हमारी न्यू जनरेशन इसमें आ गई है। एंड इट्स वेरी सैड बट इट्स ट्रू, बट वी हैव टू बी रियलिस्टिक। ठीक है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो पहले तो हमें ये चीज़ें करेक्ट करनी है। साथ साथ ग्लूटाथियोन भी साथ में चल रहा है, आपकी इवनिंग प्रिमरोज भी चल रही है। सन ब्लॉक आपकी स्किन के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। सन ब्लॉक फेस पे भी लगाएं, गर्दन पे भी लगाएं, कानों पे, हाथों पे, अगर जो कि हाफ स्लीव्स पहनते हैं वो लड़के पूरे हाथों पे लगाएं। ठीक है, पैरों पे भी लगा सकते हैं आप। स्पेशली जो बाइकर्स हैं वो ज़रूर हेलमेट यूज़ करें। मैं बार बार कह रहा हूँ प्लीज़ हेलमेट का इस्तेमाल करें सन ब्लॉक लगाकर, क्योंकि हेलमेट सेफ्टी कम्स और अगर सन ब्लॉक नहीं लगा रहे ये बाइकर्स तो हेलमेट ही पहन लें, कोई हादसों से बच जाएंगे आप। चलिए स्किन तो नहीं बचा रहे, हादसों से बच जाए। सेव करेगा। तो एक तो ये है हार्मोनल डिसबैलेंस है। और फिर तीसरी बात ये तो लेट नाइट जो बिंजिंग ऑफ फूड है ये बहुत गलत बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये क्योंकि घर में आई एम वर्किंग इन अ बिग हॉस्पिटल, मुर्शिद हॉस्पिटल, जहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से भी मेरा कांटेक्ट रहता है। सो शी वाज टेलिंग मी कि एटलीस्ट खाने के 3 घंटे बाद सोना चाहिए आपको। एंड जनरली पीपल ईट इन देयर बेड्स, बर्गर खा रहे हैं और कोला ले रहे हैं एंड दे स्लीप लाइक दैट विद इन मिनट्स। दैट इज टेरिबल। दैट कुड बी वन ऑफ द बिग कॉज ऑफ हार्मोनल, और ये आपकी पैची स्किन का वजह बन सकती है। अच्छा, इसको फिर आप किसी की पैची स्किन है तो उसको कैसे वो डील आउट करें? पहले तो मैं उसके ब्लड टेस्ट कराता हूँ। देखिए आई एम अ वेरी इन्वेस्टिगेटिव डॉक्टर, मुझे तो जड़ तक पहुँचना है। उसका अनीमिया हो सकता है, उसके ईसिनोफिल्स बढ़े हुए हो सकते हैं, फिर मैं LFT भी कराऊंगा। ठीक है, फिर मैं UC भी कराऊंगा। ठीक है, एक IgE ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपकी सेंसिटिविटी पता होगा ना आपको। अच्छा, एक जैसे जो बड़ा फनी है लेकिन लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूल DR। बल्कि मैं एक और चैनल पे था तो बड़ा मजाक उड़ाई थी उसका। मैंने कहा देखिए ये पेट में वर्म्स मेरे भी हो सकते हैं, इट कुड अकर एट एनी एज। हम सिर्फ कहते हैं बच्चों के होते हैं। सेहत से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड किसी भी चीज का मजाक नहीं आप उड़ा सकते ना। हर चीज अगर आपकी चेक होगी तो ठीक रहेगा। These are the facts. सही, बिल्कुल। तो स्टूल DR भी जरूर कराएं ताकि पता चले अगर आपके वर्म इन्फेस्टेशन है उसको भी हम डीवर्म करेंगे, ताकि आपके जो कॉजेज हैं जो बॉडी के अंदर है, जो मेडिकल कॉजेज हैं वो तो हम कम्प्लीटली ख़त्म कर दें ना पहले। सेकेंडली हम आपको क्रीम्स और जो खाने की दवाइयाँ हैं और आपका लाइफस्टाइल वो भी बता रहे हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जिस तरीके से ये स्टूल DR की बात की डॉक्टर काशिफ ने, इससे मुझे मेरे जहन में एक चीज़ आई। समा मेरी एक जानने वाले हैं, उन्होंने वो खातून है, मतलब शी इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड, मगर वो कहते हैं ना कि बहुत कनेक्टेड फ्रेंड नहीं है, बट किसी ने मुझे उनके बारे में बताया कि उन्होंने जो है वो बोटॉक्स लिया। अच्छा, बोटॉक्स लेने के बाद उनका ये सिनेरियो था कि जब उन्होंने बोटॉक्स लिया तो उनकी जो स्किन थी वो ऑब्वियसली वो यहाँ से स्वेल कर गई, ये जगह उनकी स्वेल कर गई। तो वो शी वेंट टू द डॉक्टर अगेन कि भाई मैंने तो आपसे बोटॉक्स लिया था और ये इस वजह से हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा मेरे ट्रीटमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने तो आपको बिल्कुल ठीक से फिलर्स डाल के दिए एंड ऑल दैट। तो जब उनका ट्रीटमेंट हुआ और जब डॉक्टर से उनकी बात हुई तो डॉक्टर ने जब उनको सजेस्ट किया कि आप टेस्ट कराएं और उन्होंने अपना कल्चर कराया, यूरिन DR कराया, तो पता चला कि उनको यूरिन इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन की वजह से, UTI की वजह से, वो जो UTI डैग में आपके इन्फेक्शन होता है उस वजह से आंखों के नीचे स्वेलिंग होती है। और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, वो सुबह सोकर उठते हैं एंड दे यूज्ड टू थिंक कि हाँ हमारे आई बैग्स बन रहे हैं, और वो उसके ऊपर कभी वो टी बैग्स के ऑप्शंस रख रहे होते हैं कि वो आपने टी बैग का
पैक रख लिया आपको देगा, लेकिन वो दैट्स नॉट द ट्रीटमेंट। वो जब तक आप अपना कल्चर, जब तक आप अपना किडनी, जब तक आप अपना डीआर नहीं करवाएंगे, वो आपका मसला आंखों के नीचे स्वेलिंग वाला मसला सॉल्व नहीं होगा। कोई अगर हमारे पास आता है फिलर के लिए, तो हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन मेरा यही होता है कि क्या आपको सुबह उठने के बाद आई बैग्स बनते हैं, क्या आपको शाम के टाइम पाँव में एडिमा होता है यानी स्वेलिंग आती है। अगर ये 2 सिम्टम्स आ रहे हैं तो अंडर आई फिलर कैन बी डिजास्ट्रस, क्योंकि क्या होता है फिलर ऊपर आ जाता है, नीचे जब स्वेलिंग आती है तो वो आई बैग्स परमानेंट होने लगते हैं, उनकी अजीब सी स्वेलिंग आईज हो जाती है। क्योंकि जब भी व्हेनेवर यू वांट टू गो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ योर फेस, बोटॉक्स हो या माइक्रोनेट कोई भी चीज़ हो, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को ज़रूर हिस्ट्री दें, डॉक्टर को बताएं कि भाई हमारे साथ में ये प्रॉब्लम है, और अपने बारे में सही बताएं कि भाई हमें इस चीज़ से ये प्रॉब्लम होती है, ताकि आपका इलाज ठीक हो। मैं पेशेंट को ये भी कहता हूँ कि हमें भी चेक करें, हमारी पूरी हिस्ट्री देखें, हमने MBBS कहाँ से किया है, कहाँ से हमने काम किया, बिकॉज दे हैव द राइट, वो पैसे भी खर्च कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, तो दे हैव द राइट टू मतलब इवन मॉनिटर अस। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहब कि इसके अंदर हमें ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप बड़ा भूल जाते हैं। आई एम टचिंग अ पेशेंट फॉर एनी ट्रीटमेंट, आई शुड टेक हिस्ट्री फर्स्ट, देन एग्जामिनेशन, देन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर वही है जो आपको टेस्ट लिख के देगा, आपकी एग्जामिनेशन करेगा, आपसे आपकी हिस्ट्री पूछेगा, देन ही विल रिकमेंड यू। अच्छा, हमारी एक कॉलर है, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है, फरजाना उनका नाम है, तो वो ये पूछ रही कि भाई उनकी पलकें जो है वो नहीं बढ़ती हैं, तो व्हाट शी कैन डू अबाउट दैट। पलकें नहीं बढ़ने के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मुझे इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री चाहिए होगी कि इनको सेबोरिक डर्मेटाइटिस तो नहीं है, सर पे डैंड्रफ तो नहीं है जो कि फेस पर आ रहा है, राइट डॉक्टर साहब? आईब्रोज पे और पलकों पे आता है, उसकी वजह से पलकें टूट रही होती हैं। ठीक है शुबाना, आप एक काम करें कि आप जो है वो दोबारा कॉल करके हमारे जो PCR है वहाँ पर आप बता दें कि आपको जो है वो सर में खुश्की तो नहीं है, या थोड़ा सा अपने बारे में बता दें हिस्ट्री, तो फिर डॉक्टर काशिफ आपको रिप्लाई देंगे। वो हम आपको सोशल मीडिया पर भी बता देंगे, डॉक्टर काशिफ जो है वो आपको डेफिनेटली गाइड कर देंगे, व्हेन ही विल कम बैक अगेन तो भी जवाब दे देंगे। जी जी, CPESR और एक IG तो करा लें, बिल्कुल ठीक है, CPESR और IG लाजमी जो है वो टेस्ट आप करा लें। दिस इज फॉर योर आईलिड्स की जो आपकी पलकें नहीं बढ़ते हैं, ये उसके लिए, और प्लीज करा लें, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप ही का फायदा है। ऑटोइम्यून डिजीजेस आ गए हैं जिसकी वजह से भी आई लैशेस गिरने लग जाती हैं, मल्टीपल फंगल इन्फेक्शंस आ गए हैं। सही, तो और सबसे एक कॉमन फैक्टर अगर आप मुत्तफिक होंगे, हेड लाइस। अगर किसी के सर में लाइसेस हैं तो उसकी वजह से एक केमिकल रिलीज होता है, वो केमिकल आपके बालों को रिटेन नहीं रहने देता, बल्कि जो लाइसेस हैं इसके हवाले से भी हमने एक प्रॉपर पर्टिकुलर शो करना है। चलिए जी, ये भी मैंने बता दिया अपने नाज़रीन को। ये डेफिनेटली मैंने इसके ऊपर शो करना है, शर्माते, और अब क्लिनिक्स खुल गए हैं, लाइस क्लिनिक्स जो है वो भी खुल गए हैं, तो दैट्स रियली वेरी गुड। इसके ऊपर भी हम एक शो रखेंगे। उसकी वजह से भी ब्रेन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी मुतासर होता है, आप लोगों को पता नहीं होता कि लाइसिस जो है ना ये कितना ज्यादा इफेक्टफुल होती है। मैं छोटी सी से रिलेटेड बात बता दूं कि आप खुद भी अपना चेक कर सकते हैं, आपको लाइस या नेट्स हैं कि नहीं। आपने बाल पकड़ा, आपको कोई वाइट दिखा, आपने उसको यूं स्प्रिंकल किया, अगर डैंड्रफ होगा तो वो हिल जाएगा, अगर नेट्स होंगी जो कि लाइस के बच्चे, तो वो एग्स हैं वो चिपके रहेंगे, तो आपको भी पता चल जाए कि आपके, क्योंकि कभी कभी आपकी लाइस दिखती नहीं है, बालों में घुस जाती है, तो लेकिन व्हाइट नेट्स आपके दिख रहे होते हैं, अक्सर हो सकता है तो वो हमें डैंड्रफ है। तो पहले तो आपको डिफरेंशिएट करना है कि डैंड्रफ है कि नेट्स हैं। तो नेट्स होंगे तो उसका पूरा ट्रीटमेंट होता है, परमेथ्रिन आता है, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और बड़ा हेल्प करता है, पूरे घर का करना होता है, चलिए जी ठीक है। डॉक्टर काशिफ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं। साइमा हमारे साथ मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त बात हो रही है। साइमा, जल्दी से ये बता दें कि टू टोन स्किन का क्या इलाज हो सकता है और शॉर्टली, और ये जो हाथ पैर मुख्तलिफ होते हैं इसके लिए एक जनरल ट्रीटमेंट जो कि सब करा लें। देखिए, टू टोन स्किन के लिए सबसे पहले तो आपको फेस में एक्सफोलिएशंस लेनी होंगी ऑन रेगुलर इंटरवल, क्योंकि हमारा सेल साइकिल 28 डेज में मैच्योर होता है, जो कि खुद से सम टाइम नहीं गिर रहे होते डेड सेल्स। उसको एक्सफोलिएट करने के लिए आपको केमिकल पील्स, लेजर्स के साथ पीलिंग, ये सब ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए, या माइक्रो नीडलिंग। ये ट्रीटमेंट्स आपको यू शुड टेक वंस इन अ मंथ। एंड उसके अलावा आपने घर में होम केयर में सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। आपने एक अच्छी नाइट क्रीम, आई एम सेइंग नाइट क्रीम, नॉट वाइटनिंग क्रीम, जिसके अंदर आप कोशिश करें कि आपके विटामिन सी हो, अल्फा आर्ब्यूट्रिन हो, AHA BHAs हो, रेटिनोल्स हो, उसके अंदर कोई स्टीरॉइड ना हो या मरकरी ना हो।
तो वो नाइट क्रीम का इस्तेमाल आप करें और सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें और एक अच्छा फेस वॉश। दीज आर द थिंग जिससे टू टोन आराम से सेटल डाउन हो जाए, टू टोन जो है वो आराम से सेटल डाउन हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ, बहुत शुक्रिया साइमा हमारे शो पर आए, और आज आप लोगों को पता चला होगा कि किस तरीके से टू टोन स्किन का हल निकाला जा सकता है और किस तरह से हाथ पाँव जो है उनके ट्रीटमेंट्स कराए जा सकते हैं। देयर आर मैनी ट्रीटमेंट्स जो कि आप अपने हाथ पाँव से रिलेटेड जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अपने हाथ पाँव का नेचुरली ख्याल रखना है तो भाई सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, अपने हाथ पाँव को जो है वो मॉइस्चराइज़ करें, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं, और डिटर्जेंट में या इस तरह से जो है वो काम करने से थोड़ा सा अवॉइड करें, ग्लव्स पहन लें। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जो आपके साथ में शेयर करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए, स्टे विद। वेलकम बैक। तो अब जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत अहम है और ये इस हवाले से बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में जो एक क्योस क्रिएट हुआ है, बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं, बहुत सारे जो यूथ है वो परेशान है, उनको समझ में नहीं आता कि हम पहले करियर बनाएं, शादी करें तो क्या करें। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि शादी जो है वो किस एज में होनी चाहिए, क्या परफेक्ट एज होती है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नौशीन अम्मा साहिबा जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं, और आमिर जमील विक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? ये बताएं कि शादी करने के लिए परफेक्ट एज क्या होती है? देखिए पहले तो मैरिज एक्ट लॉ के अकॉर्डिंग 1929 में गर्ल की एज 16 ईयर थी और मेल 18 ईयर था, मगर अब 2025 में अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसमें रेस्ट्रेन मैरिज एक्ट है, उसमें एज दोनों की 18 कर दी है। अच्छा। और अगर 18 साल से कम उम्र कोई मेल या फीमेल, मेल अगर फीमेल कम एज से शादी करता है तो उसकी पनिशमेंट भी रख दी है उन्होंने, 3 ईयर 1 लाख जुर्माना, और अगर कोई रजिस्ट्रार या निकाह ख्वाह शादी करवाता है तो उसकी भी उन्होंने पनिशमेंट इम्पोज कर दी 1 ईयर। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल जो छोटी एज की शादियों में प्रॉब्लम्स कितनी आती हैं, वो ना तो समझ बूझ होती है ना वो घर संभाल सकती हैं। अब 16 साल की लड़की को तो अभी समझ ही नहीं होती, तो शादी एक बड़े एज के आदमी से हो जाती है तो वो कंपैटिबिलिटी भी नहीं बनती, बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो उसको नज़र रखते हुए ये मई 2025 में 30 मई 2025 को अमेंडमेंट एक्ट आया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें इन्होंने एज सेट कर दी कि 18 ईयर्स ही होनी चाहिए, मेल की भी और फीमेल की भी। और बस बाकी ये है कि ये अच्छा इकदाम किया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आप समझते हैं कि आजकल जो मसले मसाइल हैं और बिलो एज लड़की वो समझ बूझ भी नहीं रखती, और अगर आप देखें तो 18 ईयर से कम उम्र जो मेल होगा वो भी वो समझ बूझ नहीं रख सकता, वो ना तो अपनी मैट्रिमोनियल टाई को चला सकता है ना बहुत मसले मसाइल की वजह से। तो ये अच्छा एक इकदाम किया है। चलिए जी, ये तो हमने लॉ के अकॉर्डिंगली जाना कि क्या एग्जैक्टली एज होनी चाहिए। नौशीन आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि शादी किस एज में करनी चाहिए, क्या परफेक्ट एज होती है लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी? सबा अस्सलाम वालेकुम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जैसे इन्होंने जिक्र किया अब ये तो मेरे लिए भी इंफॉर्मेशन थी, थैंक यू फॉर मेंशनिंग कि दोनों की एज लीगली 18 हो गई है। आई फील देयर इज लाइक एज एक बहुत ही एक रिलेटिव टर्म है, एक आपकी बायोलॉजिकल एज होती है, एक आपकी क्रॉनिकल एज होती है जो आपका जैसे इन्होंने बोला 18 है। ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल रेडीनेस होनी चाहिए, वो भी 18 तक दोनों में मेल फीमेल्स में हो जाती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंटल रेडीनेस, इमोशनल रेडीनेस होना, और आपकी अपब्रिंगिंग कैसी, आपके आई वुडंट से सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, बट येस आपकी अपब्रिंगिंग, आपका फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है। सो आई हैव सीन लाइक यू नो सम पीपल हु गेट मैरिड बाय 18, वो लोग पनप जाते हैं, शादियां चल जाती हैं, कुछ की 20s में, कुछ की 30s में। हाउएवर मतलब मे बी एज अ थेरेपिस्ट, मे बी एज अ मदर, maybe मेरे पर्सनल ओपिनियन है the sooner the better. I feel 20s sooner is better. Yeah, I feel like early, like you know bachelors हो जाए जरा, लड़की इतना है कि थोड़ी इकोनॉमिकली बेसिक एक स्टेबिलिटी उसे आ जाए, गॉड फॉरबिड कल को कुछ हो तो शी इज एबल टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। और मैरिज सबसे बड़ी बात, मैरिज एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, मैरिज एक प्रोसेस है। मैरिज तो एक शुरुआत होती है, हमें लगता है मैरिज होगी बस अब मैरिज ही है, मैरिज के साथ साथ आपकी हर चीज़ चलती है, एजुकेशन चलती है, रिक्रिएशन चलती है, फैमिली चलता है, मतलब सो इट हैज़ टू बी टेकन एज अ प्रोसेस, नॉट अ डेस्टिनेशन।
एंड रेडीनेस, मेंटल रेडीनेस, इमोशनल रेडीनेस बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लड़कों के लिए फाइनेंशियल रेडीनेस को फोकियत देते हैं कि नहीं अच्छा ये और थोड़ा काम कर ले ये और कमा ले, सो ही विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ दैट। लेकिन जब तक वो मेंटली कमिटेड नहीं होगा लड़की के साथ, लेट्स से उसका दिल ही नहीं है, माँ ने फोर्स करके मैरिज कर दी, सो आई फील एज इज वेरी लाइक यू नो लाइक ही मेंशन्ड, थैंक यू फॉर शेयरिंग, इट्स 18 नाउ, बट दैट इमोशनल मेंटल रेडीनेस इज प्राइम, दैट्स प्राइम। मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि एज इतना मैटर नहीं करती, आप किसी भी एज में शादी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मेंटल मैच्योरनेस है और जो आपकी रेडीनेस है वो काउंट करती है। एंड आई ऑल्सो एग्री विद दिस, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी लड़कियां होती हैं जो कि 16 इयर्स की एज में ही बहुत ज़्यादा मैच्योर होती हैं और उनको बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, और इस तरह की बहुत सारी जो है वो लड़कियां होती हैं जो कि 25 इयर्स की एज में भी, 26 इयर्स की एज में भी जो है वो आप देखिए कि वो उतनी मेंटली मैच्योर नहीं होती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। तो ये बिल्कुल ठीक बात की है नौशीन ने कि शादी जो है वो डिपेंड करती है आपकी मेंटल मैच्योरनेस पे, कि आप जब मेंटली रेडी हैं, आप जब मेंटली मैच्योर हैं तो आप शादी कर सकते हैं। आई थिंक इसका एज से जो है वो कोई इस तरह का कोई ख़ास कनेक्शन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी समहाउ हम देखते हैं, जैसे अभी सर ने बताया कि भाई प्रॉब्लम आती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप जाहिर सी बात है फैमिली कोर्ट्स में बहुत सारे इस तरह के इश्यूज आते होंगे कि हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, तो वो कोई ना कोई इशू लेकर आपके साथ में आ गए, तो आपको क्या लगता है कि नहीं भाई ये यंग कपल है इसलिए इनके साथ में ये मसला हो रहा है, या फिर जो है ये कोई ओल्ड कपल है, या शादी कोई बहुत ओल्ड हो गई है तो इस वजह से ये मसला हो रहा है, क्या आपको रीज़न लगती है? देखिए एज डिफरेंस भी बहुत काउंटेबल करता है। अगर आप देखें कंपैटिबिलिटी नहीं बनती, अगर आदमी 35 और 40 का है और लड़की 16 इयर्स की है तो वो कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती, क्योंकि वो एक आपस में जो उनका मैट्रिमोनियल टाई होगा उसकी जो थिंकिंग होगी वो 16 इयर्स के हिसाब से होगी, वो 40 ईयर का है तो वो नहीं बन पाता। और दूसरे इश्यूज आजकल मैडम ने बहुत अच्छा वो हाईलाइट किया, मेंटल डिसीज़ आजकल बहुत है। ऐसे केसेस आते हैं कि बिल्कुल लड़का या लड़की बिल्कुल फिजिकली बिल्कुल अप टू द मार्क, कोई उसके अंदर कोई सच कोई कमज़ोरी कुछ नहीं, मगर मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, लड़ना झगड़ना, एंगरनेस दिखाना, और बाज़-औक़ात तो यहाँ तक भी सिचुएशन आ जाती है लड़की या लड़के की तरफ से ये होता है कि जी उसने जो है वो नाइफ़ निकाल के मारा या स्क्रैच किए तो गुस्से में आके। तो मैडम ने सही कहा कि अब जैसे जैसे हम आगे चलते चले जा रहे हैं हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी देखना चाहिए। लड़की और लड़की को पहले मिलके आपस में देखना चाहिए कि इसके मेंटल हेल्थ इशू ऐसे तो नहीं है जिससे मेरा प्रॉब्लम्स नहीं हो। और बहुत सारे ऐसे मामला डेली रूटीन में हमारे पास ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के ही आ रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, अब मसला सारा ये है ना कि भाई जब शादी से पहले अगर लड़का और लड़की मिल भी रहे हों, आपस में बात भी कर रहे हो, अच्छी कंपैटिबिलिटी भी हो, बट समहाउ आप इतना लॉन्गर तो नहीं जानते किसी को, बाद में इस तरह की कोई चीज़ होती है या बाद में इस तरह का कोई मेंटल हेल्थ इशू सामने आता है या कोई इस तरह की नेचर सामने आती है, तो वो फिर एक डिज़ास्टर की सूरत जो है वो इख्तियार कर जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि ये रिस्क भी है और मतलब ये अच्छा भी है और ये बहुत जो है वो कभी कभी बैड डिसीजन भी हो जाता है। अब जाहिर सी बात है हर चीज़ के ऊपर हर चीज़ को आप अल्लाह पे छोड़कर ही जो है वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन किस तरीके से सर पता चले कि किसी बंदे के साथ कोई पॉसिबली कोई इशू हो सकता है, कोई बंदा जो है वो मेंटली शायद उस तरीके से उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो यूजुअली आपके पास इतने ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं तो आपको कैसे पता लगता है? फिर मैं नौशीन से भी पूछूंगी कि क्या इनकी नफ्सियात होती है, क्या ये किस तरीके से प्ले करते हैं, क्या किस तरह से ये बात करते हैं? देखिए ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स करते हैं। मसला जो होता है शादी से पहले बताना चाहिए। अगर रेगुलरली वो साइकेट्रिक पेशेंट है वो कंसील करते हैं इस फैक्ट्स को, छुप छुप के मेडिसिन खाते हैं, फिर वो जब शादी के बाद ये चीज़ें सामने आती हैं तो पता चलता है कि ये तो साइकेट्रिक पेशेंट है या शिज़ोफ्रीना का पेशेंट है और या इस तरीके का पेशेंट है जिसको आपकी कंपैटिबिलिटी बन नहीं पाती। तो फिर ये होता है कि ये लड़की या लड़का
लड़का को तो हक है कि वो तलाक दे सकता है, उसके लिए ग्राउंड्स नेसेसरी नहीं है। सो फॉर इज कंसर्न ऑफ गर्ल, उसको ग्राउंड्स एजिटेट करनी पड़ती है कोर्ट ऑफ लॉ में कि मुझे इससे जो है वो खुला क्यों चाहिए, और वो ग्राउंड्स है कि ये इम्पोर्टेंट है, मेंटली फिट नहीं है, या मुझे जो है वो मेंटेन नहीं कर रहा, या टॉर्चर करता है, माल ट्रीटमेंट करता है, तो दीज आर द ग्राउंड्स कि वो खुला का केस फाइल कर सकते हैं। सो फॉर इज कंसर्न ऑफ, आप देखें कि ये मेंटल इश्यूज जो हैं आजकल बेसिक प्राइम खुला और तलाक के लिए बेसिकली यही इश्यूज चल रहे हैं। मेडिसिन्स लेते हैं, टॉर्चर करते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में आके ये चीज़ें उजागर होती है, मगर ये चीज़ें पहले बतानी चाहिए। ये चीज़ें पहले बतानी चाहिए। अगर किसी के साथ में कोई वाकई मेंटल इशू है तो वो ज़रूर डिस्कस करे। और फिर बात वही होती है कि जब आप कोई भी झूठ बोल के शादी कर लेते हैं तो इन दी एंड बाद में फिर वो शादी टूट जाती है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपके वो जो झूठ होते खुलते हैं, और फिर एक दो फैमिलीज़ के दरमियान एक रिश्ता बन जाता है, और फिर लोगों को बहुत ज़्यादा जो है इस हवाले से प्रॉब्लम हो रही होती है। नौशीन, जिस तरीके से सर ने बताया कि भाई बताना चाहिए, अगर किसी को कोई इशू है, कोई मेंटल हेल्थ इशू है, किसी की कोई नेचर अगर कहना चाहिए ना कि 60 डिग्री नेगेटिव है और वो दिखा रहे हैं उसको 100 डिग्री पॉजिटिव, तो बाद में फिर ये प्रॉब्लम तो क्रिएट होता है। तो ये क्या प्रॉब्लम होता है, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? लोगों को वैसे तो जज नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों की मेंटल हेल्थ कैसे जज करें? टू बी ऑनेस्ट सबा, द वेरी वैलिड पॉइंट, जैसे इन्होंने जिक्र किया कि जैसे शिज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर्स हैं, ये तो बहुत एक्सट्रीम केसेस हैं जो कि आई एम शो होते हैं, और लोग जैसे ही सेट के कंसील करते हैं। हाउएवर आई फील ये एक्सट्रीम कंडीशंस के अलावा, लाइक एक्सट्रीम कंडीशंस में आपका अल्कोहलिज्म आ गया, आपका लाइक यू नो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आ गए, एडिक्शंस आ गए, तो इसकी ये तो एक एक्सट्रीम है जो कि डेफिनेटली आपको जो शादी कर रहा है उसको भी रेकी करनी चाहिए, वो भी ये फाइंड आउट कर सकता है, उसको बताना चाहिए। हाउएवर जो हमारी इरेगुलर जो हमारी इमोशनल रेगुलेशन है, एंगर मैनेजमेंट इज सच अ थिंग, लाइक आई फील बी इट बॉयज बी इट गर्ल्स इवन, दे कांट रेगुलेट द एंगर, दे कैन नॉट रेगुलेट, लाइक यू नो लाक ऑफ पेशेंस है, इमोशनल जैसे मेंटल रेडीनेस है वैसे इमोशनल रेडीनेस भी है। आप लाइक मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, दो लोग साथ रहने जा रहे हैं, सो इट इज लाइक यू हैव टू लिव टुगेदर। कुछ लोग होते हैं उनको ओसीडी होता है, सफाई का ओसीडी है, ये तौलिया यहाँ क्यों रखा है, इसको यहाँ से उठाओ। सो ये आई मीन मेंटल हेल्थ इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, किसी भी नौयत की मेंटल हेल्थ चैलेंज हो सकता है टू इंडिविजुअल्स को। सो सबसे जो बेसिक फैक्ट है डेफिनेटली फॉर मैरिज, अगर दो लोग, इफ इट्स अ लव मैरिज, नो ईच अदर इनफ, एंड इफ इट्स एन अरेंज मैरिज देन द फैमिलीज शुड रेकी कि क्या है, पर्सनालिटीज़ कैसी हैं, घर जाके देख लें। और ऑफ कोर्स इतना तो लग्जरी नहीं होती कि इतनी ज़्यादा रेकी करें, बट मेंटल हेल्थ आपको किसी का भी मिजाज कुछ मुलाकातों में अंदाज़ा तो होता है, कुछ मुलाकातों में अंदाज़ा तो हो ही जाता है ऑब्वियसली। और इतना थोड़ा सा दिमाग को अपने खोल के भी रखना चाहिए कि जब आप सामने वाले से मिल रहे हैं तो आपको उसकी मेंटल हेल्थ का जो है वो अंदाज़ा हो कि वो किस तरह से जो है वो चीज़ों को लेके कैरी ऑन कर रहा है। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है मेंटल हेल्थ की, और शादी कौन सी एज में करनी चाहिए, कौन सी एज परफेक्ट रहती है, और मेंटल हेल्थ लोगों की कैसे जज करनी चाहिए, लोगों की आदत जो बाद में आपके सामने आती है, उनका अखलाक या उनके जो भी तर्ज रिहाइश होता है, जिस तरीके से जो आप लोगों के साथ में वो रह रहे होते हैं या नज़र आ रहे होते हैं, दोहरा मयार होता है, उसको कैसे जज करना चाहिए, तो इस पर हम कर रहे हैं बात। लेकिन ब्रेक में जो है वो आमिर भाई ने मुझे बड़ी कोई ज़बरदस्त सी कोई एक स्टोरी सुनाई है अपने एक क्लाइंट की। मैं चाहूँगी कि वो आप ज़रूर हमारे साथ में शेयर करें कि व्हाट वाज दैट। ये जो आपका क्लाइंट था जो आपके पास आया, जिसको मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ थे, इसने शादी से पहले बहुत ज़्यादा जो है वो एक ग्राउंड बनाया हुआ था, बड़ा हैंडसम बंदा था ये जिसने शादी की। जी, शादी की, और उसने बताया नहीं कि जी उसको फोबिया था, मतलब ये खुद बड़ा, मतलब बजाते खुद दिखने में बड़ा हैंडसम था। शादी के बाद फिर जब वो लड़की हमारे पास आई कि जी मुझे खुला चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ये हैं कि ये वॉशरूम में नहीं जाते, टॉयलेट यूज़ नहीं करते, इनको फोबिया है। तो ये मतलब मेंटली फिट सब कुछ, मतलब ये एक फोबिया था उसको, वो नहीं जाता था, मतलब वो बेड के ऊपर ही और जो है वो क्लोथिंग में ही सब कुछ। तो फिर उसकी वालदा आती थी, ये वो तो सारा फिर वो एक ग्राउंड पे इस पे खुला
कोर्ट से ली, क्योंकि वो लड़की तो अभी 1 हफ्ता ही हुआ तो जिन्होंने शादी की थी उनको इस हद तक मेंटल हेल्थ पता नहीं थी कि लड़का जो है वो वॉशरूम नहीं जाता और वो सारी चीजें जो है वो बेड के ऊपर। ये वही बात है ना, हमारा अभी माशरा इतना उजागर नहीं हुआ कि वो लोग अब ये सब क्वायरीज करें। अब किसी से इतना ही लड़के वालों से कहा जाए कि जी आप अपने ब्लड टेस्ट करवा लें, तो वो इसको माइंड कर जाते हैं कि जी क्यों करवा के दें हम नहीं करना चाहते। तो ये अवेयरनेस आपके प्रोग्राम से जानी चाहिए कि शादी से पहले ये चीज़ें करवानी चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, इम्पोर्टेंसी टेस्ट करवाना चाहिए। हिस्ट्री बताई कि भाई इसके साथ तो ये फोबिया है। फिर ये बताया कि जी एक वीक से तो मैं यही देख रही हूँ कि ये कंटिन्यू ये चल रहा है। तो पहले तो मैंने अवॉइड किया, बर्दाश्त किया 2-3 दिन, अपने घर वालों को बताया, उसने कहा हो गया होगा, चलो कुछ नहीं है तो मतलब ये रेगुलरली चल रहा था। तो फिर आफ्टर 2 वीक 3 वीक्स और फिर वो लड़के वालों ने क्या वो उसके ऊपर लड़के वालों ने कहा जी था वो ठीक है, इसका इलाज चल रहा है, ये चल रहा है। तो उन्होंने कहा ये चीजें आपको हमें पहले बतानी चाहिए थी। हम अपने माइंडसेट के साथ लड़की को भेजते, लड़की को भी पता होता कि ये इसके अंदर वीकनेस है और इसको आपने देखना है। जब एक चीज का लड़की को पता ही नहीं है, शादी के बाद एक नई चीजें जब सामने आती हैं तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो जाहिर है फिर वो खुला उसने ली कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कि जी ये मैं नहीं रह सकती इस तरीके से। और ये मैरिज भी इसने झूठ से की, बताया नहीं ये चीज़ें, इनके घर वालों ने नहीं बताया। तो ये चीज़ें बतानी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई कमज़ोरी है, कोई प्रॉब्लम्स है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, कोई भी डिसीज है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। या ये टेस्ट करवाने चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए। मगर बात वही है ना, एक्चुअल में इशू यही है कि अब किसी की मेंटल हेल्थ, अभी जिस तरीके से हमने कहा भाई बात करके आपने मिल ली है, अब वो लड़का दिखने में बड़ा हैंडसम है, लेकिन अब अगर कोई इतना स्वीट है, इतना हैंडसम है, तो उसको जज करने का प्रॉब्लम हो जाता है ना। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जिन लोगों के साथ मेंटल इश्यूज होते हैं ना, यकीन करें ये बहुत स्वीट होते हैं, ये लोगों के साथ में बहुत स्वीट होते हैं, ये बड़ा ना हैप्पी गो लकी आपको बन के दिखाएंगे, ये बड़े ओबीडियंट प्ले करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा ओबीडियंट हैं। और ये लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना, कुछ इस तरह से होते हैं कि ये स्वीट बहुत ज़्यादा होते हैं। What do you think on that? I feel, Sabat, see, mental health abhi like I'm glad you're talking about it. It is still a taboo. Like हमें अभी ये टॉपिक डेवलप हो रहा है हमारी सोसाइटी में, लोग थेरेपी पे जा रहे हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे जा रहे हैं। ये बच्ची ने खुला लिया, I'm sure इनकी बहुत एक्यूट कंडीशन थी, कोई फोबिया था, कोई चाइल्डहुड फिक्सेशन थी, कोई ट्रॉमा था, कोई फियर था, जो भी था, ये हर चीज़ ट्रीटेबल है। इसकी मेडिसिन भी हैं, इसकी साइकोथेरेपी भी है, इसकी कॉग्निटिव थेरेपी है। सो आई फील दैट येस इट इज़ हियर टू स्टे। अभी हमारी कितनी जोग्राफिकल मोबिलिटी हो गई है, सारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, उनके पीयर इन्फ्लुएंसेस डिफरेंट हैं। अर्लियर आवर चिल्ड्रन वर जस्ट इन द फैमिली, अब हमारा बच्चा एक पूरी ग्लोबल वर्ल्ड को एक्सपोज्ड है, हर एक्सपीरियंस उसका कोई ना कोई हैबिट फॉर्म कर रहा है। तो अब तो मोर और लेस हमें ज़्यादा मेंटल हेल्थ की तरफ जाना पड़ेगा। हमें ऑफ कोर्स लीगल सिस्टम्स लाइक आमिर मेंशन, हम कोई टेस्ट नहीं करा सकते, हम लाइक यू नो कि आपको STDs हैं या नहीं है, फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है। बट येस, लेट्स से इवन अगर मे बी ये बात कहना सही नहीं है, लेकिन अगर कोई है भी, अगर कोई खातून फिर भी रहना चाहती है उनके साथ, तो उसकी भी ट्रीटमेंट मौजूद है। शी कैन सीक थेरेपी एंड देयर इज लाइक सो द अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छुपाएं नहीं, बताएं ज़रूर और उसकी हेल्प लें। एवरीथिंग इज़ ट्रीटेबल। एवरीथिंग इज़ ट्रीटेबल। सही कह रही है बिल्कुल कि हर चीज़ का इलाज मौजूद है, लेकिन कोई बताए तो सही, कोई ये कहे तो सही कि किसी के साथ कोई मेंटल इशू है। अच्छा, ये जो OCDs होती हैं, ये बहुत सारे लोगों में होती हैं, लेकिन समहाउ ये बहुत सारे लोग कहते हैं जी ठीक है एक नॉर्मल OCD भी होती है, लेकिन अगर एक्सेस हो तो वो आप उसको कैसे जज करते हैं, या उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, किन लोगों में होती है ये? OCDs के किसी भी चीज़ के हो सकती है। हाँ, OCD can be like cleanliness की OCD हो सकती है। is OCD is obsessive compulsive disorder। एक बिल्कुल सही कह रही है। ये वो एक डिसऑर्डर ये भी है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बार बार जो है वो अपने आप में कॉन्शियस होते हैं, वो धूप में नहीं जाते, वो ये कहते हैं कि हम धूप में नहीं जा सकते, हमारी स्किन को ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ये बड़ा कोई एक फोबिया होता है और ये बहुत ज़्यादा इन है लोगों के अंदर कि वो ये कहते नहीं वी विल नॉट गो आउट,
इन द सन, तो ये क्या होता है? This is basically a childhood fixation. You have had patterns like OCD is a whole study itself. आपको obsessive compulsive disorder है कि एक चीज़ आपको करनी है, वो उस हिसाब से नहीं होगी तो आप disturbed रहेंगे। ये emotional dysregulation है। So इसकी awareness ज़रूरी है। जो साथ में जो cohabit कर रहा है partner, उसकी भी like you know when we treat OCD patients, it is literally family therapy sometimes. Like ऐसा नहीं है कि वो उसको एक बटन दबा के वो सही हो जाएगा। He or she will take time to manage the OCD. There is no tablet for OCD कि वो सही होगा। कितनी मूवीज़ बनी है कि वो हस्बैंड को एक बहुत सफाई का कमरा चाहिए, तौलिया ऐसे लटका होना चाहिए, और थोड़ी सी भी अगर लैक ऑफ क्लीनलीनेस हो तो वो बेगम से लड़ाई करने लगता है। Just a little example, I mean, so basic OCDs is one of the disorders. There are so many disorders which can reoccur in marriage. खाना एक्यूरेट क्यों नहीं है, नमक इतना ज़्यादा क्यों तेज है, रोटी जो है वो पतली क्यों नहीं है, there are many things. Table setting, हाथ धोने की भी है, बार-बार हाथ धोना, बार-बार हाथ धोना, ये भी है। like you know टेबल सेटिंग ऐसी है, चमचा लेफ्ट पे क्यों नहीं है, राइट पे क्यों है, उस पे एक आर्गुमेंट हो गई। So उसमें yes some patience, yes some awareness, और इसकी एक्सेप्टेंस और yes के okay this is a problem, I'm willing to take it forward, I'm willing to cure it. So awareness, acceptance, willingness to cure is important. और वो partner और family की support भी important होती है। कोई healing isolation में नहीं होती, healing is relational. Every OCD, every disorder is relational, except for addictions. Addictions में maybe आपको rehab में isolation में जाना पड़ता है, लेकिन बाकी के जो disorders हैं, mental challenges हैं, वो relational होते हैं। आप अलग रह के उनको क्योर नहीं कर सकते, अलग रह के नहीं क्योर कर सकते। ज़्यादातर क्या वजह होती है डिवोर्स की? यही मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, कंपैटिबिलिटी होती है। मैं देखिए ना, मैंने अर्ज़ की थी कि खुला के लिए भी आपको ग्राउंड्स चाहिए। ग्राउंड्स यही हैं कि मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, या टॉर्चर है, माल ट्रीटमेंट है, मेंटेन नहीं करते, ये भी वन ऑफ द ग्राउंड है कि मेंटेन नहीं किया जाता वाइफ को। और फिर जो है वो इम्पोटेंसी है, फिर जो है जी कि कुछ ऐसे मामलात हैं जो मेंटल इश्यूज हैं। तो इन तमाम ग्राउंड्स पे एक लड़की कोर्ट ऑफ लॉ में जाके खुला सीख कर सकती है। सही। तो और कोर्ट उस लड़की को तो ग्राउंड्स चाहिए, मगर कुरान में या लॉ में लड़के को कोई ग्राउंड्स नहीं चाहिए। सही। अगर वो तलाक देना चाहता है तो वो दे सकता है, उसको ग्राउंड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो आमिर जमील साहब थे और हमारे साथ नौशीन। आज बहुत ज़बरदस्त हमारी डिस्कशन रही है सारी जो हमने की कि भाई क्या वजूहात होती हैं, इतने डिवोर्स रेट बढ़ गए हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज जज नहीं हो पाती, क्या एज होनी चाहिए शादी की परफेक्टली। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर, इसका फीडबैक आपने हमें बताना है और हमारे साथ में शेयर करना है कि आपको हमारा आज का शो कैसा लगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सीरियस।